चलें जी, फिर ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ठीक है। Yes, ma'am. I have got 19 participants with me right now. 22. It's 22. 10 of them are still missing and I hope कि अभी तक कोई इशू नहीं आ रहा किसी को, because आप लोगों को डबल तरीके से इनवाइट कर दिया मैंने। मैम वो कुछ कह रहे हैं कि उनको इंटरनेट का इश्यू आ रहा है बारिश की वजह से। कुछ एरियाज में इस टाइम बारिश हो रही है। चलें, सही है। चले ठीक है, लेट्स होप कि बाकी के भी हमारे जो है वो हमें सब लोग ज्वाइन कर लें। सो लेट्स शेयर द स्क्रीन। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने चैप्टर कवर किया था, चैप्टर 6 एंड 7 को हमने कंबाइन किया था। ठीक है जी। और कोई बता सकता है मुझे 6 एंड 7 में हमने क्या कवर किया था? जस्ट द टॉपिक, अ लिटिल बिट अबाउट द टॉपिक। मैं बताऊं? जी बिल्कुल बताएं रिमल। चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग अ सिस्टमैटिक प्रोग्राम, और उसके बाद क्लैरिफाइंग रोल्स जो प्रोग्राम थे वो पढ़े थे। हेलो? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है मुझे आपकी। हाँ जी, क्लैरिफाइंग प्रोग्राम रोल्स पढ़े थे। उसके अंदर वो रोल सेंडर्स, रोल रिसीवर्स एंड और फीडबैक था। और उसके बाद हमने पढ़ा था ये सेशन 7, फिर मेरे ख्याल से मिशन स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने। और उसके बाद पहले जो है वो किया सिस्टमैटिक सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट किया था, और साथ ही चैप्टर नंबर 7 को हमने उसके साथ कंबाइन किया था, जिसमें था रिफाइनिंग द प्रोग्राम। रिफाइनिंग द प्रोग्राम। अच्छा जी ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग का सिस्टमैटिक प्रोग्राम हमने देखा था कि सिस्टमैटिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं सक्सेशन प्लानिंग को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और फिर हमने उसी प्रोग्राम को देखा था कि अगर आपने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर लिया है तो आपने उसको रिफाइन कैसे करना है, यानी कि पहले से भी थोड़ा सा ज्यादा बेहतर, यानी कि मजीद पॉलिश कैसे करना है। ठीक है जी। अब है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, assessing present work requirement and individual job performances। ठीक है जी। उसके बाद ये आ जाता है कि प्रेजेंटली देखें, अब आप जैसे स्टेप वाइज चल रहे थे हम, अब एक सिस्टमैटिक एसपीएम जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है जी। अब आपने देखना है कि आपकी जो प्रेजेंटली राइट नाउ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो करंट रिक्वायरमेंट्स हैं, सॉरी जो वर्क रिक्वायरमेंट्स हैं करंटली, वो क्या हैं, और जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी इंडिविजुअल जॉब परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है, असेस करना है आपने उसके। ठीक है। जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है ना, उसमें इस यही टॉपिक है सेम, लेकिन प्रेजेंट की जगह फ्यूचर आ जाता है। ठीक है। उसके अंदर प्लानिंग आ जाती है। ये तो आपके इस तरह से वर्क रिक्वायरमेंट और इंडिविजुअल जॉब परफॉर्मेंस आपकी कवर होती है चैप्टर नंबर 8 और 9 में, और मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर नंबर 9 ऑनवर्ड्स जो है वो आप लोग उसको कवर करेंगे। अच्छा जी, एक और चीज, सारा सारा आप सुन रही हैं? एक्चुअली मुझे यहाँ जो है ना आपका रेज हैंड नजर नहीं आता क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई होती है। ओके मैम। ठीक है। तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप प्लीज वैसे बता दीजिएगा। अच्छा जी, दूसरा इस चैप्टर में जो चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं उस पे मैं ये चाह रही थी कि मैं आप लोगों का फीडबैक लेके आगे चलूं। ठीक है जी। ओके जी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, वो कहते हैं कि जी जैसे कि आपने देखा कि इसके टाइटल में भी प्रेजेंट की बात आ रही है। ठीक है। असेस करना प्रेजेंट, आपकी असेसमेंट्स आपकी भी होती हैं, असेसिंग प्रेजेंट वर्क रिक्वायरमेंट्स। तो उसी के लिहाज से पहला है कि जी दिस चैप्टर हैज एम्फसाइज्ड प्रेजेंट कंडीशन, मोर स्पेसिफिकली इट एड्रेस टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चंस देखें जिनको एड्रेस करते हैं। आपने करंटली देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और जॉब परफॉर्मेंसेस जो हैं वो लोग जो जितने भी वहां पे जॉब कर रहे हैं वो कैसी जॉब्स कर रहे हैं। ठीक है। आपने इसको असेस करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है वो है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की पोजीशन जो है वो कौन कौन सी हैं। सबसे ज्यादा हम यही डिस्कस करते हैं
कि की पोजीशंस जो हैं वो एसपीएम में इम्पोर्टेंट होती हैं। ऐसा ही है? जी मैम। यस मैम। यस मैम। मैम इसके अलावा हम ये भी तो देखेंगे कि टैलेंट उनके अंदर कितना है। ये सारी चीजें इसी के अंदर कवर होंगी। जब भी आप प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं ना, तो उस प्रेजेंट सिचुएशन में ये सारी चीजें कवर होंगी। व्हाट आर द वर्क रिक्वायरमेंट्स एंड कॉम्पिटेंसीज। अब ये जो आपने टैलेंट की बात की, ये कॉम्पिटेंसीज में कवर हो जाती हैं। सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशंस कौन सी हैं। सेकेंडली, उनकी पोजीशन की कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, वो क्या काम करना आना चाहिए उसकी पोजीशन के बंदे को। समझ आ रही है ना? जब भी आप आइडेंटिफाई करेंगे एसपीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले आप ये देखेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो एस की पोजीशन किसे कहते हैं। कोई मुझे बता सकता है? मैम मैं बताऊं? जी भाईदा बताएं। मैम की पोजीशंस होती हैं जैसे आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो पोजीशंस होती हैं, सीईओ वगैरह की का मतलब होता है दोज आर एक्चुअली रनिंग द बिजनेस विद लाइक अ बैकबोन, एग्जैक्टली। जो कि प्लानिंग वगैरह सब कुछ कर रहे मैं आपको बता दूं, कोई भी पोजीशन की पोजीशन हो सकती है। ऐसी पोजीशन जिसके बगैर आपकी कंपनी काम ना कर सके। बिल्कुल। ठीक है। अब की चाबी को कहते हैं, चाबी मीन्स टू स्टार्ट एनीथिंग, ठीक है, टू रन एनीथिंग, टू कीप एनीथिंग इन फ्लो। ठीक है ना? तो इसी से ये की पोजीशन निकला हुआ है कि ऐसी चीज, ऐसी चाबी बेसिकली जिसके बगैर आपकी कंपनी चल नहीं सकती, स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हाउ शुड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बी अप्रेज्ड। अच्छा मुझे ये बताएं, परफॉर्मेंस अप्रेजल को आप लोगों ने डिटेल में स्टडी किया हुआ है सब लोगों ने अपने एचआर के कोर्स में? यस मैम। जी मैम। So there will be a lot of questioning regarding the performance appraisal, क्योंकि मेरे जहन में यही आ रहा था कि आप लोग एचआर के बेसिक कोर्सेज चूंकि कवर कर चुके हैं, तो आप लोगों को परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के बारे में बहुत आइडिया होगा। तो आज के लेसन में मैं ज्यादा चीजें आप लोगों से पूछूंगी। ठीक है, बाय नेम मैं आप लोगों को मेंशन करती जाऊंगी और फिर आप लोग मुझे बताते जाइएगा। ठीक है जी। ओके मैम। अच्छा जी, फिर है व्हाट मेथड्स शुड बी यूज्ड टू कीप अ ट्रैक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अब डेफिनेटली जब भी आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखना चाहेंगे, तो आप उसको मैयर करने का कोई ना कोई तरीका तो निकालेंगे ना डेफिनेटली, या वो उस मुख्तलिफ तरीके होते हैं परफॉर्मेंस को मैयर करने के। तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली जब भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन को देखेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे आपकी की पोजीशन कौन सी है, उसकी पोजीशन पे काम करते हुए लोगों की वर्क रिक्वायरमेंट क्या है और उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है। उसके बाद अगर लेट्स सपोज आप कहते हैं हाँ जी अच्छी है या बुरी है, वो दोनों चीजें कैसे चेक होती हैं? अप्रेजल के थ्रू। ठीक है जी। और फिर उस अप्रेजल के लिए आप क्या तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आंसर होते हैं इस चैप्टर में। ठीक है जी। क्लियर है सबको कि हम इस चैप्टर में क्या कवर करने वाले हैं? यस मैम। तो मैंने Yes, ma'am. हाँ जी, बुलेट पॉइंट्स में जितना भी मैंने सर अभी आपके सामने जो सेकंड स्लाइड है, इसके ऊपर वो तमाम चीजें मैंने मेंशन की हुई हैं जो कि इस चैप्टर में कवर की जाएंगी। ठीक है, ये इस चैप्टर की समरी है इस स्लाइड पे। ठीक है, just starting from the first slide, can anyone do the reading for me? अच्छा मैं बताती हूँ कौन करेंगे, होल्ड ऑन। राशिद आप करें प्लीज। Okay, ma'am. Leaders must know the present before they can plan the future. They must realistically view the organization's strengths and weaknesses before they can navigate around future external threats and seize opportunities as they arise. That can be a daunting task because leaders are biased observers. They are, after all, accountable in large measures for an organization's strengths and weaknesses. It is thus easy for them to overlook weaknesses since the causes of those weaknesses may be rooted in their own past decisions. It is easy for them to overlook strengths which they may take for granted. ठीक है जी, बिल्कुल सही हो गया। अब कोमल आप मुझे थोड़ा सा इसका फर्स्ट लाइन का मीनिंग बताएंगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एसपीएम कंपनी में अगेन रिपीटेड क्वेश्चन कौन स्टार्ट करता है?
कोमल आपसे पूछ रही हूँ मैं। कैन यू हेयर मी कोमल? इफ्रा आप सुन रही हैं मुझे? जी मैम मैं सुन रही हूँ। जी इफ्रा, मेरा ख्याल है कोमल रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं। आप बताइएगा मुझे कि एसपीएम कंपनी में कौन स्टार्ट करता है? बेसिकली मैम कंपनी में जो कंपनी के सीईओज होते हैं या टॉप मैनेजमेंट में लोग होते हैं, और कई जगह पे जो है वो एचआर के लोग हैं उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा था कि कई जगह पे इवन तो एसपीएम को उसको इम्प्लीमेंट किया होता है, हो भी रहा होता है, लेकिन लोगों को उसको आइडिया नहीं होता, उन्होंने वहाँ उसको नाम नहीं दिया होता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर एक बात ये हो रही है कि जो भी एसपीएम कंपनी के अंदर स्टार्ट हो रहा होता है उसको लीडर्स स्टार्ट करते हैं, ऐसा ही है? यस मैम। सही हो गया। अब जी अब देखें, फर्स्ट लाइन कहती है कि लीडर मस्ट नो द प्रेजेंट बिफोर दे कैन प्लान फॉर फ्यूचर। ठीक है, जो भी आपकी कंपनी के लीडर्स हैं उनको पता होना चाहिए पहले से कि आपकी कंपनी का प्रेजेंट क्या है। जब प्रेजेंट पता होगा तभी फ्यूचर का प्लान करेंगे ना। यस। ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब आगे शुएब हुसैन मिर्जा। शुएब हुसैन आप सुन रहे हैं मुझे? यस मैम। हेलो। जी नेक्स्ट लाइन आप मिर्जा शुएब बेग बताएंगे मुझे। They must realistically view the organization's strengths and weaknesses before they can navigate around future external threats and seize opportunities as they arise. इसका मतलब बताइएगा और सारी क्लास को भी of course। हेलो मैम, आवाज़ आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है। हेलो। जी मैं आपसे नेक्स्ट लाइन का एक्सप्लेनेशन पूछ रही हूँ कि जो लाइन स्टार्ट हो रही है दे मस्ट रियलिस्टिकली से लेके दे अराइज तक, यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा बताइए। मैम बेसिकली जब ये इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे एसपीएम, तो इन्हें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, और उनको आगे जाके इसमें यानी कि और आगे जाके इसमें इनको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और इनके क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, यानी कि क्या इनको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। बिल्कुल सही आपने कहा। जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती है ना वो आपकी कंपनी की प्रेजेंट होती हैं, ये याद रखें। प्रेजेंट यस मैम। बात करेंगे तो प्रेजेंट में आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं, और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में हमारे पास थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी का मतलब ही है कि वो बाद में आएगी, और थ्रेट थ्रेट का मतलब भी यही है कि वो बाद में आएगी। ठीक है जी, मैम मतलब हमें एंटिसिपेशन भी कर SWOT सकते हैं। एनालिसिस करना बिल्कुल। चाहिए। तो उसमें ये कह रहे हैं कि लीडर्स को कंप्लीट आइडिया होना चाहिए प्रेजेंट के बारे में अगर वो फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं। ठीक है जी, अब सारा यस आप मैम। नेक्स्ट लाइन का मतलब बताएंगी। दे कैन दैट कैन बी अ डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ कि डिफिकल्ट। ठीक है, दैट कैन बी अ डॉन्टिंग बिकॉज लीडर्स आर बायस्ड ऑब्जर्वर्स। लीडर्स क्यों बायस्ड ऑब्जर्वर्स होते हैं सारा? मैम उनके लिए डिसीजन जो होता है ना वो लेना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क होता है, इस वजह से वो बाइस सम टाइम हो जाते हैं अपने जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो क्यों बाइस्ड होते हैं, उसी को रीड करके आप मुझे बताएं व्हाट डज इट मीन। That can be a daunting task because leaders are biased observers. Um, they are, after all, accountable in large measure for an organization's strengths and weaknesses. बिल्कुल, बताएं इसका क्या मतलब? मैम इसका मतलब ये है कि सम टाइम जो है ना वो बाइस्ड हो जाते हैं, अपने लीडर जो है ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए जो है ना अपनी जो उनके वो होते हैं ये वर्कर्स जो होते हैं उनके अच्छा, उनके अंदर जो काम। अकाउंटेबल का क्या मतलब है? अकाउंटेबल मैम एक मिनट बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम।
मैम मैंने एक बात करनी थी। मैं जरा हॉस्पिटल तक जा रहा हूँ, इमरजेंसी ब्लड देना है एक कजन को, तो मैं कल जल्द से ले जाऊँ आपको। सही है मोहसिन, जा सकते हैं आप, फिर वापस आके ज्वाइन करेंगे क्लास दोबारा? नहीं मैम, मैं ना डॉक्टर हॉस्पिटल तक जा रहा हूँ, तो ट्रैवल 1 घंटे का तो जाने में लग जाना है, और मैं तकरीबन उधर लेट हो जाएगी मुझे रात को आते हुए। इट्स ओके, नो तो पता है, इट्स ओके, नो इशू, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम अकाउंटेबल का मीनिंग है जवाबदेही, यानी कि वो अपनी जो कंपनी की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स होती हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके वो जवाबदेह होते हैं, उनके लीडर्स जो होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी नाइस। ऑन काज़मी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको मेरी, मोहम्मद ऑन काज़मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट लाइन्स अगर आप एक्सप्लेन कर दें, इट्स thus easy for them to overlook weaknesses. The causes of those weaknesses may be past. मैम बेसिक बिकॉज वो क्योंकि बायस होते हैं, तो वो अक्सर इसी वजह से जो है ना ओवरलुक कर देते हैं स्ट्रेंथ्स के ऊपर, वो फॉर ग्रांटेड चीजों को ले लेते हैं इस वजह से। और एक्सप्लेनेशन मुआजा आप बता दें। यस मैम। लास्ट लाइन को ऑन काज़मी ने सही एक्सप्लेन किया है, आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकती हैं? मैम वो लीडर्स का काम है कि वो अच्छी मतलब अगर वो कोलैबोरेट नहीं करेंगे और लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को नहीं पहचानेंगे, तो वो डिसीजंस नहीं अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो नहीं, यही लोगों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात नहीं हो रही, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात हो रही है। अच्छा, उनकी अपनी उनकी अपनी सिंस कॉज ऑफ दोस वीकनेस इन देयर मैम वो उनमें स्ट्रेंथ्स ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू वीकनेस, तो वो अपनी टीम को अच्छी तरह लीड कर सकेंगे। अच्छा, मतलब अप्रोप्रिएट नहीं आपने इतना बताया। आप सुन रही थी वैसे स्टार्ट से मुआजा? मैं सुन रही थी, लेकिन मुझे ना यहाँ एंड पे आके मुझे समझ नहीं लगी बात क्या हुई है। अच्छा चलो, मुझे एकदम से मतलब अटेंशन डाइवर्ट हो गई थी। इट्स ओके, इट्स ओके। देखिए जी, बेसिकली बात हो रही है लीडर्स के बारे में, और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि लीडर्स को अपनी कंपनी के प्रेजेंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर पता होगा तभी वो प्लान करेंगे फ्यूचर को। ठीक है जी। प्रेजेंट में जो उनके पास चीजें हैं वो हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और जो चीजें उन्होंने फ्यूचर में देखनी है वो हैं थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ऐसा ही है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जो लीडर्स होते हैं ना वो बायस्ड होते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी के सक्सेस या फेलियर के लिए। ऐसा ही है। अगर एक कंपनी सक्सेसफुल है, इट मीन्स कि उसका लीडर अच्छा है। अगर एक कंपनी फेलियर है तो इसका मतलब है कि उसका लीडर सही परफॉर्म नहीं कर रहा। अब इस सिचुएशन में होता क्या है कि चूंकि अपनी गलती तो आपको पता है माननी बड़ी डिफिकल्ट होती है, इसलिए उसको कहा है कि इट्स अ डॉन्टिंग टास्क। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्यों डिफिकल्ट है? कि जो भी लीडर होता है वो अपनी वीकनेस को ओवरलुक कर जाता है। ठीक है, मानने पे तैयार नहीं होता कि ये मेरी वीकनेस है। ठीक है, क्योंकि वो वीकनेस उन्हीं की वजह से आई होती है कंपनी में। उन्होंने जो पास्ट डिसीजंस लिए होते हैं उसकी वजह से कंपनी में वीकनेस आई होती है। एंड समटाइम्स वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है, उनके पास ऑलरेडी एक चीज है, लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि फाइनेंसेस उनके पास बहुत ज्यादा है, तो वो उसको फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा जी, फाइनेंस होना कोई इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, जबकि उनको बहुत ख्याल से देखना चाहिए कि अगर आपकी कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैपिटल है तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ है। ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि लीडर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो इसके अंदर बताया हुआ है। क्योंकि इफ्रा से मैंने पूछा था, तो इफ्रा एक चीज आपने याद रखनी है, नेक्स्ट टाइम आपसे जब भी कोई पूछे, यस मैम। एचआर डिपार्टमेंट अकेला कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा एसपीएम, ये आपने याद रखना है। ठीक है। ओके मैम, सीईओ के बगैर नहीं कर सकता कोई भी। जी, एचआर डिपार्टमेंट सिर्फ हेल्प करता है। किसी भी कंपनी के अंदर एसपीएम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा लीडर्स, ठीक है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके सीनियर मैनेजर्स, आपके सीईओ या सीओओ जो है आपके, वो ही इम्प्लीमेंट करवाते हैं एसपीएम। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि उनका रोल ऐसा होता है कि मेक और ब्रेक। ठीक है, या तो वो कंपनी में एसपीएम को बना देंगे या फिर वो कंपनी में एसपीएम को तोड़ देंगे कंप्लीटली। इट्स अप टू देयर डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी।
जी मैम। चलें जी, लीडर्स के रोल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या है, और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे देखेंगे कि करंट असेसमेंट क्या है कंपनी की और उसकी वर्क परफॉर्मेंसेस जो हैं वो कैसी हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले क्या उन्होंने कहा है कि आपने अपनी की पोजीशन को आइडेंटिफाई करनी है। ऐसा ही है, की पोजीशंस के बारे में ही हम बात कर रहे थे। किसी भी कंपनी, दोबारा से देखिएगा, किसी भी कंपनी की प्रेजेंट वर्क रिक्वायरमेंट और किसी भी इंसान की परफॉर्मेंस उसके अंदर देखने के लिए सबसे पहले आपने की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है। की पोजीशन के बारे में क्या बताया मैंने हमारा, कि की पोजीशन क्या होती है? कैन यू हेयर मी हमारा अशरफ? यस मैम। की पोजीशन मैंने एक्सप्लेन की बिगिनिंग में, आप मुझे बताएंगी की पोजीशन क्या होती है? यस मैम, ऐसी कोई हमारी पोजीशन होती है जॉब की जिसके लिए हमने बाकी एम्प्लॉयज को मतलब जो छोड़कर जा रहे होते हैं या फिर उनके लिए हमने बाकी एम्प्लॉयज को देखना होता है कि कौन कितना पोटेंशियल है पोजीशन के लिए, जो हमारी मेन पोजीशन होती है। नहीं नहीं, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि की पोजीशन क्या होती है। मैंने अभी बिगिनिंग में, आप थी मेरे साथ जब मैंने बिल्कुल लेक्चर स्टार्ट किया? यस मैम। अच्छा, मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया कि की किसे कहते हैं? मैम मैं बताऊं? जी बताएं सारा। मैम की पोजीशन उनको कहते हैं, कंपनी के उन एम्प्लॉयज को कहते हैं जिनके बगैर कंपनी रन नहीं कर सकती, जिनके बगैर कंपनी के जो बेसिक वर्क्स होते हैं, मैनेजरियल वर्क्स होते हैं, जो वो नहीं हो सकते, उनको की पोजीशंस कहते हैं उन पर्सन्स को। बिल्कुल सही। देखिए, की का मतलब चाबी होता है ना, मैंने पहले भी आपको बताया। वो लोग, ऐसी पोजीशंस, अच्छा लोगों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, रिमेम्बर दिस थिंग इन योर माइंड। हम की इंडिविजुअल, हम की पोजीशन की बात करें, ऐसी पोजीशन जिसके बगैर आपकी कंपनी नहीं चल सकती। सबसे पहले आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। ऐसा ही है ना, एक इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो इंजीनियर्स के बगैर चल सकती है? नो, नहीं चल सकती। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो टीचर्स के बगैर चल सकता है? नहीं चल सकता। एक हॉस्पिटल डॉक्टर्स के बगैर चल सकता है? नहीं चल सकता। तो ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड टीचर्स, these are the key positions for that specific organization। ठीक है, अब देखें आगे डेफिनेशन भी दी हुई है हमारा। आर यू लुकिंग एट द स्लाइड? अ की पोजीशन exerts critical influence on organizational यस मैम। operationally, strategically और both। ठीक है जी, ऐसी पोजीशन जिसके बगैर ऑपरेशन भी नहीं चल सकता और स्ट्रेटजीज भी नहीं बन सकती, वो की पोजीशन होगी। अब वो कहते हैं कि की पोजीशन जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं भी डिफ्यूज हो सकती हैं। इसका क्या मतलब है इस लाइन का, ये हमें बताएंगी मुन्नी मुर्तजा बताएंगी। हेलो मैम, सेकंड पॉइंट क्या पूछ रही हैं? सेकंड पॉइंट का पूछ रही हूँ। थर्ड पॉइंट बेसिकली, की पोजीशंस हैव बिकम डिफ्यूज थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रू आउट जो है बिजनेस रन करने के लिए की पोजीशंस का होना लाजमी है, आई गेस। की पोजीशन हैव बिकम डिफ्यूज्ड थ्रू आउट, मतलब होता है कहीं पे भी मिक्स हो जाना, किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया में, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि उनकी इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है, उनकी इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है हर पोजीशन पे, वो मतलब मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है, जी स्प्रेड हो जाती है। फायदा आप भी बता दें, आप भी बताना चाह रही हैं। जो की पोजीशंस होती हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड हुई हुई होती हैं, मतलब उनका इम्पैक्ट और उनकी कंट्रीब्यूशन, वो डिफ्यूज का मतलब है स्प्रेड होना एवरीवेयर, किसी भी डायरेक्शन में चले जाना। जी बिल्कुल, पूरी ऑर्गेनाइज, देखिए आपके हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्पर्स हुए हुए होते हैं ना। कोई आपका बहुत अच्छा एम्प्लॉय होता है, कोई किसी जगह पे कोई बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, और ऐसा काम कर रहा होता है कि अगर वो काम छोड़ दे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ना चले। इसका मतलब है कि की पोजीशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफ्यूज हुई भी होती है, पूरी की पूरी मिक्स हुई भी होती है, कहीं पे भी हो सकती है की पोजीशन। हर लेवल की बात हो रही है मैम यहाँ पे? जी हर लेवल की बात हो रही है, बिल्कुल सही कहा आपने।
मैम जैसे CFO होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उनका तो होता ही फाइनेंस का सारा डील करना है, तो वो तो पूरी कंपनी को ही चला रहे होते हैं एक किस्म से, जी तो ये बिल्कुल, भी एक की पोजीशन ही है। वो एक की पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका CFO नहीं है या आपका कोई कोई भी ऐसा बंदा आपका जिसके बगैर आपकी कंपनी नहीं चल सकती, वो आपकी कंपनी की पोजीशन है। यस मैम। ठीक है जी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि की पोजीशंस कौन सी होती हैं, तो उन्होंने कहा जी देयर आर 6 वेज टू आइडेंटिफाई की पोजीशंस। ठीक है, जब आप ये जहाँ पे देखें, जहाँ पे ये वाली बात आ जाती है ना, उसको आप थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में लिया करें कि अगर आप आपकी कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप वो की पोजीशंस जो है वो, ये तो हमें समझ आ जाते हैं कि लेट्स सपोज, अब देखिए हर किसी के जाने से ही तो नहीं ना पता चलना चाहिए कि ये इस बंदे के बगैर तो हमारी कंपनी नहीं काम कर पा रही थी, ऐसा ही है। अगर लोग आपको छोड़ के चले जाएं और उसके बाद आपकी कंपनी कहीं रुक जाए और फिर आपको पता चले कि इसके बगैर हमारी कंपनी नहीं चल पा रही, तो इट मीन्स के फेलियर ऑलरेडी आ गया। ठीक है, तो उनके जाने से पहले काम करते हुए आपको पता होना चाहिए कि आपकी की पोजीशंस कौन कौन सी हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के 6 प्रोसीजर्स हैं। नंबर 1 है बाय द कॉन्सिक्वेंसेस, uproar resulting from a pending or existing vacancy। अब ये देखें जी, कोई भी पेंडिंग वैकेंसी है, एग्जिस्टिंग है, या अचानक से कोई अप्रोर हुई है, अप्रोर का मतलब होता है एकदम से निकल आना, उसके नतीजे में अगर आपको पता चलता है तो इट मीन्स कि वो बंदा आपके लिए की पोजीशन है उसकी। ठीक है जी, समझ आ रही है? कोई वैकेंसी अगर एग्जिस्ट कर रही है जिसके बगैर काम नहीं चल रहा, और आप बार बार ये कहते हैं कि ये काम करने के लिए किसी को होना चाहिए, समझ आ रही है ना? यस Yes, मैम। sir. यस मैम। कह रहे हैं कि बाय द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस किसे कहते हैं? नताइज को। और एनी अप्रोर रिजल्टिंग फ्रॉम अ पेंडिंग और एग्जिस्टिंग वैकेंसी, अगर कोई वैकेंसी है और उसके नतीजे में कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि वो की पोजीशन है आपकी। अच्छा जी, सेकंड, आप की पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बना लेंगे पूरे का पूरा, उसमें उनके फंक्शंस बता देंगे, फिर उनके लीडर का नाम लिख देंगे ऊपर के, अच्छा जी ये लीडर है और इसके नीचे ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक मैंने पॉइंट मेंशन किया हुआ है, if the organization is sufficiently small to make that possible, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो आपको तो सारा टाइम चार्ट्स बनाते हुए ही लग जाएगा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले चार्ट्स नहीं बने हुए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ी है तो वो इतनी स्टैब्लिश्ड है कि ऑलरेडी आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स जो हैं वो बने हुए पड़े हैं, हो सकता है। फिर आप जो है वो, यस मैम। जी बिल्कुल, आप फिर देन लिस्ट द नंबर ऑफ पीपल असाइन टू कैरी आउट द फंक्शन, और फिर उसमें आप इजीली बता देते हैं कि अच्छा जी ये लोग हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर ये छोड़ जाएं तो इनके बगैर हमारी कंपनी काम नहीं करती। उनको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बाय ऑर्गेनाइजेशन चार्टिंग, चार्ट्स बनाएंगे आप। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 3 है बाय क्वेश्चनिंग। अब देखें जी, इसमें वो कह रहे हैं कि आप जो है जो आपके सीनियर मैनेजर्स हैं ना, वो इंडिविजुअल क्वेश्चनिंग करें जाके अपने अपने डिपार्टमेंट में लोगों से, और वो क्वेश्चन क्या होगा जी कि व्हाट पोजीशन इन योर एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आर सो इम्पोर्टेंट दैट इफ दे सडनली बिकम वेकेंट योर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड फेस मेजर प्रॉब्लम इन अचीविंग रिजल्ट्स। ये क्वेश्चन सबको समझ आया? जैसे ही आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको फौरन आंसर में एक बंदे की पोजीशन बताई जाएगी कि सर या मैम, लेट्स सपोज अगर ये बंदा बीच में से चला जाता है तो हमारी कंपनी काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो आपकी कंपनी का की पोजीशन पर्सन होगा। ठीक है जी। यस मैम। अच्छा देखिए, पहली लाइन इसकी कह रही है कि मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव हैव अ कीन ग्रास्प ऑफ देयर एरियाज ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। ज्यादा जो मोस्टली
कोई एक केस में हो सकता है कि अगर एकदम से कोई नया सीनियर एग्जीक्यूटिव आया तो उसको आइडिया नहीं है, बट मोस्टली सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को पूरा आइडिया होता है कि किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एटलीस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का उनको क्लियरली पता होता है कि उन्होंने क्या क्या कुछ करना है। ठीक है जी। आस्क देम व्हाट दे रिगार्ड एज की पोजीशन। उनसे पूछें कि आपके लिए की पोजीशन क्या है। ऐसा कौन सा बंदा है जो आपको छोड़ के चला जाएगा तो आपकी कंपनी काम नहीं कर पाएगी। ठीक है। नंबर 4 पे आप की पोजीशन आइडेंटिफाई करेंगे हिस्टोरिकल एविडेंस की बेस पे। ठीक है जी। नूर फातिमा का मैसेज आया मुझे कि नहीं, नूर फातिमा का नहीं, कोमल रियाज का मैसेज आया कि इंटरनेट नहीं उनका सही काम कर रहा। और दाबिर का भी। दाबिर, आपको अब हमारी आवाज सुनाई दे रही है या आप हैं हमारे साथ? दाबिर हुसैन। अच्छा जी, ठीक है। रुबाब, आप बता सकती हैं कि हिस्टोरिकल एविडेंस से की पोजीशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जी, कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे हिस्टोरिकल एविडेंस? मैम मैं कर दूं? जी बिल्कुल कर। मैं बताऊं? मैं बता दूं। मैं कर दूं। जी बिल्कुल, एनीवन कैन टेल। शेख उसामा एक बात बताएंगे। मैम पास्ट के क्राइसिस को देखते हुए, ठीक है, जो पहले जो चीज हमें एक्सपीरियंस हो गई है उनको भी देखते हुए हम की पोजीशंस देख सकते हैं। हाँ जी, उनको देखते हुए कैसे, यानी कि पास्ट में एग्जांपल दें। लेट्स सपोज ऐसा क्या पास्ट में? मैम फॉर एग्जांपल के आज से 5 साल की कोई भी कंपनी की एग्जांपल देते हैं। आज से 5 साल पहले के अगर एक पर्सन था किसी डिपार्टमेंट में और वो छोड़ के गया है किसी भी पोजीशन से, ठीक है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को यानी फेलियर हुआ है या रेवेन्यूज में किसी भी सेंस में, तो लाजमी सी बात हो की पोजीशन थी। परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 100% ठीक है। कि लेट्स सपोज आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस में देखेंगे कि खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंटल इशू की वजह से या कंपनी को छोड़ के जाने की वजह से, किसी भी बंदे के जाने की वजह से कंपनी को अफेक्ट हुआ है, उसके ऑपरेशन स्टॉप हुए हैं, तो वो आपकी की पोजीशन होगी। ये चीज आपको हिस्टोरिकल एविडेंस से भी पता चल सकती है अपनी कंपनी के पास्ट। मैम इस हिस्टोरिकल एविडेंस में पेपर वर्क करवा सकता है पास्ट रैकेट वगैरह, अगर उसके इससे चेक करें तो? सॉरी रुबाब, रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। मैम जैसे अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसको मतलब करने के लिए जो पेपर रिकॉर्ड्स होते हैं या पास्ट रिकॉर्ड्स होते हैं उससे चेक करेंगे? पास्ट रिकॉर्ड से चेक करेंगे। और वैसे भी देखें, जब कंपनी का ऑपरेशन रुकता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं होती कि लेट्स सपोज आपकी कंपनी काम नहीं कर पा रही। अगर आपकी कंपनी काम ही नहीं कर पा रही तो आप, इवन मैं आपको बताऊं, 1 घंटा 2 घंटे, लेट्स सपोज ऑपरेशन की फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, आप ये नहीं चाहते कि आप 10 से 15 लोग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बैठ जाएं। ऑपरेशंस की बात कर रही हूँ, वैसे तो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, बैकअप देते हैं ना हमेशा जनरेटर का, ताकि कंपनी हॉल्ट पे ना आ जाए। ठीक है, तो इसी तरह जो पेपर वर्क से तो डेफिनेटली आप चेक करते ही करते हैं, लेकिन कंपनी का रुक जाना बहुत बड़ी बात होती है। वो आपको वैसे ही आइडिया होता है कि अगर लेट्स सपोज ऐसी कोई सिचुएशन हुई थी पास्ट में तो तब हमने क्या किया था, और ये स्पेसिफिक पर्सन हमारी की पोजीशन है, हम उसको जाने नहीं दे सकते। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है जी, यू वेलकम। अच्छा जी, ओके, आई एम सॉरी, आई वाज म्यूटेड। नेक्स्ट जो आपके पास नंबर 5 आता है वो है नेटवर्क चार्टिंग। ठीक है जी। अच्छा, पहले भी हमने ऑर्गेनाइजेशनल चार्टिंग पढ़ा है एक जगह पे, इफ यू रिमेम्बर हियर। ये है ऑर्गेनाइजेशन चार्टिंग। इसमें इन्होंने कहा है कि प्रिपेयर अ करंट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट।
शो ऑल फंक्शंस। ठीक है, अब उसका और इसका डिफरेंस क्या है? इसमें हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली जो नेटवर्क चार्टिंग है ना, ये एक कम्युनिकेशन एनालिसिस होता है, क्या देखने के लिए कि आप एम्प्लॉयमेंट में कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे। आपने एम्प्लॉयमेंट, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के रूल्स वगैरह कभी किसी कोर्स में एचआर के पढ़े हुए हैं आपने? जी मैम, पढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल, आपने देखा ना उसके अंदर ये स्पेसिफिकली कहा गया हुआ होता है कि आप एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल इतनी होनी चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेल परसेंटेज के पॉइंट से या जो भी आप डिसाइड कर लें इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के रूल्स के मुताबिक कि इतने एम्प्लॉयज। अच्छा, फिर उसमें आपको पता है डिसेबल या फिजिकली चैलेंज्ड लोग जिनको कहा जाता है, उनका भी पोर्शन होता है कि आपने उनको भी इंक्लूड करना है, फिर आपने माइनॉरिटीज को भी इंक्लूड करना होता है, ऐसे ही है। तो जो नेटवर्किंग चार्टिंग है ना, उसके थ्रू आप बेसिकली चेक करते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे। जब आप उसको चेक करते हैं ना, तो उसमें आपको सामने नजर आ जाता है कि हु इज इंक्लूडेड एंड हु इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, और फिर आप ये देखते हैं कि व्हाई आर सम इंडिविजुअल इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। ठीक है, कि आपने किसी स्पेसिफिक बंदे को इंक्लूड क्यों किया है और किसी स्पेसिफिक को एक्सक्लूड क्यों किया, उसकी बेस पे आपको पता चल जाता है कि आपकी की पोजीशन कौन सी है। और लास्ट में है बाय कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जो है उसमें आप जितनी भी हमने ऊपर वाली अप्रोचेस पढ़ी हैं, उनमें से किसी एक, दो को या तीन को मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। जी मैम। जी मैम। अच्छा जी, अब रिसर्चर्स जो हैं वो इसको ट्रायंगुलेशन भी कहते हैं कि आप एक से, इसका मतलब ये है कि यानी ये वाली जो अप्रोचेस हमने पढ़ी हैं बाय कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आप ऑर्गेनाइजेशन चार्टिंग को मिक्स कर देंगे, उसके साथ क्वेश्चनिंग को मिक्स कर देंगे। लेट्स सपोज क्वेश्चनिंग नहीं करते तो आप हिस्टोरिकल एविडेंस को मिक्स कर देते हैं, या फिर आप नेटवर्क चार्टिंग कर देते हैं। तो इसकी बेस पे जो है वो आप डिसाइड करते हैं। ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन के की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के 6 प्रोसीजर्स जो हैं वो कैसे होते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, और ये है जी 3 अप्रोचेस टू डिटरमिन वर्क रिक्वायरमेंट्स इन की पोजीशन। की पोजीशन हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये हमारी की पोजीशन है। अब हमने ये बताना है कि उस की पोजीशन का काम क्या है। ठीक है, ये भी तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना, डिटरमिन करना ये जरूरी है कि उसकी पोजीशन की वर्क रिक्वायरमेंट्स क्या है। डेफिनेटली अगर कोई की पोजीशन है तो वो कुछ ना कुछ काम करती है। वो क्या काम करती है वो की पोजीशन, यानी उसके ऊपर जो भी बंदा है, बंदी है, whatever whoever is the employee, आपने ये बताना है कि उस एम्प्लॉई जो है उसकी वर्क रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या है। ठीक है, तो पहले की पोजीशन आइडेंटिफाई करने के 6 प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, और उसके बाद उनकी पोजीशन में वर्क रिक्वायरमेंट को डिटरमिन करने की 3 अप्रोचेस हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहली आप सब लोगों को पता है, इट्स वेरी कॉमन, कंडक्टिंग जॉब एंड टास्क एनालिसिस। अब जी कौन रीड करेगा? आप रेज हैंड करें तो मैं उसमें से चूज कर लेती हूँ, अगर आप लोगों में से कोई रीडिंग के लिए ऑप्ट करना चाहे। मोहम्मद अवैस, इमरान, बहुत से लोगों ने रेज हैंड किया है, सुनीला ने भी, मायदा ने भी, लेकिन हम अवैस को चांस देते हैं कि वो रीड करें। जी मैम, ये पहला पॉइंट रीड करूं? नहीं, ये पूरी स्लाइड आपने रीड करनी है। हेलो जी, आपने पूरी स्लाइड रीड करनी है। जॉब एंड टास्क एनालिसिस। अच्छा, जॉब, आप ये वाला जो जॉब वर्ड, एनालिसिस समराइज, इट्स जॉब, द वर्ड इज जॉब, लेकिन यू कैन कैरी ऑन प्लीज। जॉब जी, कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस समराइज और आउटलाइंस द एक्टिविटीज, responsibilities, duties, or essential functions of a job. बिल्कुल सही। Task analysis goes a step beyond job analysis. आवाज नहीं आ रही। आवाज में थोड़ा सा इशू है। Determine what must
सुनीला आप रीड करें, ठीक है, थैंक यू सो मच। अवैस आपकी आवाज में ना थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है, अदरवाइज आपने रीड ठीक किया, थैंक यू सो मच। सुनीला आप रीड करें। मैम ये टास्क एनालिसिस से करूं ऑनवर्ड? जी प्लीज, अगर फुल अप्रोचेस टू डिटर्मिन three approaches to determine work requirements in key position. First है हमारी conducting job and task analysis. Job analysis actually summarize or outline the activities, responsibilities, duties or essential functions of a job. Whether task analysis goes a step beyond job analysis to determine whether must be done to carry out each activity or meet each responsibility, duty or essential function. जी बिल्कुल सही, सिर्फ एक वर्ड में इशू है, द वर्ड इज डिटर्मिन, ठीक है, टू डिटर्मिन। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जब आपने वर्क रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करनी है तो आप सबसे पहले जॉब एंड टास्क एनालिसिस करेंगे। जॉब क्या होती है? कोई भी पोजीशन के लिए जो आप काम करते हैं, जिसके अंदर आपकी एक्टिविटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, कोई भी असेंशियल फंक्शन आता है, उसको जॉब कहते हैं। हम ऐसे ही कहते हैं, जैसे टीचर की जॉब है टीच करना, डॉक्टर की जॉब है प्रेस्क्राइब करना या ऑपरेट करना या वटेवर जो भी होता है, ठीक है जी। अब जब जॉब आप आइडेंटिफाई कर देते हैं तो उस जॉब के अंदर आता है टास्क। ऐसा ही है, जॉब और टास्क के दरमियान डिफरेंस सबको पता है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है जॉब और टास्क के अंदर? नो मैम। नो मैम। जॉब जो है वो बड़ा मेजर हेड है, उस जॉब के अंदर जो आप छोटे छोटे काम करते हैं वो आपके टास्क होते हैं, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने जॉब एनालिसिस करना है, जिसमें आपने अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फाइंड आउट करनी है कि अगर लेट्स सपोज ये एक की पोजीशन है, उस की पोजीशन की वर्क रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी जॉब है, उस जॉब के अंदर उसका टास्क एनालिसिस है, ठीक है जी। ये एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करी, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को इसके बारे में जरूर आइडिया है जॉब एनालिसिस और टास्क एनालिसिस क्या होता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे वो कहते हैं this point is really interesting कि the result of a job analysis is called a job description। ऐसा ही होता है, जेडी आपकी वही होती है ना, जो आपने काम करना होता है उसके अंदर, जो भी आपने अपनी पोजीशन पे, आप सबसे पहले जैसे ही आपको कोई जॉब ऑफर होती है तो आप हमेशा ये पूछते हैं कि सर या मैम मेरी जेडी क्या होगी, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, मैंने क्या करना है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं द रिजल्ट ऑफ अ टास्क एनालिसिस इज कॉल्ड अ टास्क इन्वेंटरी, ठीक है जी। क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। दिस लाइन वाज नॉट रिक्वायर्ड, एक सेकंड, लेट मी रिमूव इट। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि फॉर सम जॉब्स सेवरल एम्प्लॉइज में बी रिक्वायर्ड। एक जॉब के लिए बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज भी चाहिए होते हैं, जैसे कि किसी भी हॉस्पिटल के लिए टीचर्स, किसी भी किसी भी हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर्स, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए टीचर्स, ये सब अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं ना, तो ये काफी एम्प्लॉइज हैं जो कि सेम जॉब कर रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह वो कहते हैं कि ईच ऑफ देम, जो कि सेपरेट पोजीशन, ऐसा तो नहीं है कि एक ही पोजीशन के ऊपर सारे एम्प्लॉइज हैं, पोजीशन तो उनकी सेम है, लेकिन सारी पोजीशन उनकी डिफरेंट है, लेकिन जॉब उनकी सेम। क्लियर है ना ये सबको? ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, मैंने जस्ट इनको इंक्लूड किया, आप लोग इसको ऑलरेडी भी स्टडी कर चुके हैं, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए नई नहीं है मेरा ख्याल है। जी मैम। थोड़ी सी चीज मैं आपको बता देती हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेडी एंड पीडी, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड पोजीशन डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है जी। जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है पूरी जॉब के बारे में, जैसा कि आप सुपरवाइजर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, और जो आपकी पोजीशन है वो आपको प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय के बारे में, ठीक है जी। ये चीज क्लियर है आपको? यस मैम। हियर आई वांट टू शेयर, मैं आपको एक वर्कशीट यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ जो कि पेज नंबर 186 से है। आप लोगों के पास भी, सब लोगों के पास जो बुक मैंने आपको भेजी भी है ना, उसके ऊपर ये आप लोगों के पास पेज 186 पे है। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट।
एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम वो बुक मेरे पास नहीं है, आप काइंडली दोबारा शेयर कर देंगी? अच्छा, मैं आपको ईमेल कर दूंगी। ओके मैम। अच्छा जी, अब ये देखें, कोई भी की पोजीशन की डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको एक वर्कशीट चाहिए होती है। डायरेक्शंस के पार्ट को छोड़ दें, आप नीचे से आए, सारे देख सकते हैं जहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। नो मैम, कुछ नो भी मैम, शो नहीं हो रहा। मैम स्लाइड ही नो शो हो रही है। मैम, शो नहीं हो रहा। मैम मुझे शो हो रही है। I'll go to the new share. यस मैम, मुझे भी हो रही है शो। नहीं हो रही मैम हमें। मैम मैम सिर्फ स्लाइड नजर आ रही है, अब आगे है। मैम अब शो हो रही है। अच्छा जी, अब सबको नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम, अब शो हो रही है मैम। यस मैम। यस मैम। इसका टाइटल है अ वर्कशीट फॉर राइटिंग अ की पोजीशन डिस्क्रिप्शन। देखिए, आप लोगों को अपनी जॉब्स में ये चीजें करनी पड़ेंगी। ये ऐसी चीजें हैं कि जो आपको प्रैक्टिकली कहा जाएगा। आप लेट्स सपोज एक जॉब पे जाते हैं ना, मैनेजरियल पोजीशन पे या किसी पे भी, तो आपको कहा जा सकता है कि जेडी बना के दें किसी पोजीशन की। ठीक है, उसके लिए ये नहीं है कि आप इसको जुबानी याद करें या कुछ करें। आपको पता होना चाहिए कि हमारी एसपीएम की जो बुक थी उसके अंदर जेडी बनाने का पूरा प्रोसेस मौजूद है। सबसे पहले देखें, लेट्स सपोज हम इसको फिल करते हैं। आपके पास है टाइटल, फिल द पोजीशन टाइटल। ठीक है, लेट्स सपोज आप यहाँ पे लिखते हैं डॉक्टर, या आप इसको लिख दें सर्जन। लेट्स सपोज जो भी आपने इसके अंदर लिखना है, या आप इसके अंदर टीचर लिख दें, या आप इसके अंदर जो है प्रोडक्शन मैनेजर लिख दें, जो भी है। आप सबसे पहले उसका टाइटल लिखेंगे, या उसके बाद आता है सैलरी लेवल। नजर आ रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रेजेंट पे ग्रेड को देखते हुए आपने सैलरी लिख दी। फिर आता है आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट डिपार्टमेंट। ठीक है जी, फिर आप यहाँ पे उसके लिख देंगे कि किस डिपार्टमेंट में जाना है। उसने साइंस का टीचर है, आपका आपका आर्ट्स का टीचर है, उर्दू का है, इंग्लिश का है, वट लेट्स सपोज हम कोई एक प्रोफेशन, टीचर का प्रोफेशन लेके उससे इसको फिल करते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं टाइटल, फिल इन द पोजीशन लेक्चरर। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको सैलरी दे रही है वो हम यहाँ सैलरी लिखते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट्स सपोज उस लेक्चरर ने ज्वाइन करना है साइंस डिपार्टमेंट को। ठीक है, फिर हम लिखते हैं कि उसके इमीडिएट सुपरवाइजर कौन है। फिर हम उसकी लिखेंगे पोजीशन समरी यहाँ पे, कि उसकी पोजीशन की समरी क्या है, यानी कि उसका पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका काम क्या है, उसके नीचे क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है जी, अब ये देखें यहाँ पे नजर, इसके बाद नजर आ रही है पोजीशन ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्टिविटीज, की रिजल्ट्स, कॉम्पिटेंसीज। ये सारी आप उसकी मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आप सारी लिस्ट ऑफ, ये देखें ये जो यहाँ नजर आ रहा है, लिस्ट ऑफ पोजीशन ड्यूटीज, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ टाइम डिमोटेड, वटेवर जो भी आपने इसके अंदर मेंशन करना है, इसको जब आप पूरा लिख देंगे तो आपकी जेडी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नजर आ रहा है आपको? ऐसे जेडी बनाते हैं। क्लियर है आपको जेडी के, जेडी कैसे बनाते हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलें जी, going back towards the, now can you see the, or should I need to do again the share? सब लोग स्लाइड को देख पा रहे हैं या मुझे दोबारा से शेयर करना? यस मैम, Yes, आ गई है ma'am. नजर, देख आ रहे रही हैं है। देख रहे हैं। यस मैम। यस मैम। देख रहे हैं। यस मैम। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पे आपको, मैंने ये जो थी, ये इसको बेसिकली आप इसको कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और पोजीशन डिस्क्रिप्शन, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई है। ठीक है जी, क्लियर हो गया सब लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके जी, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हमने क्या किया है जी, नंबर 1 पे हमने वर्क रिक्वायरमेंट की पोजीशन में जानने के लिए जॉब एनालिसिस किया है, टास्क एनालिसिस किया है, जॉब डिस्क्रिप्शन देखी है, पोजीशन डिस्क्रिप्शन देखी है, टास्क इन्वेंटरी वगैरह, ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, नंबर 2 पे हम कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसके बाद ये देखिए प्रोसीजर कैसे चल रहा है। अब वो लोग हमारे पास हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई, और लेट्स सपोज काम नहीं भी कर रहे, फिर भी हमने कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करनी है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक वर्कर है, तो उसको कितने घंटे में क्या काम कर लेना चाहिए, अदरवाइज ही इज नॉट अ कॉम्पिटेंट वर्कर। ऐसा ही है?
अच्छा, कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन पे मैं बहुत ज्यादा एम्फसाइज इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि कॉम्पिटेंसी का हम चैप्टर पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को याद हो, चैप्टर नंबर 4 हमने कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन का किया था, जिसमें वैल्यूज, एथिक्स, कॉम्पिटेंसीज हमने कवर की थी। याद है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. टेलिंग यू द ट्रुथ, Yes, ma'am. बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मेरे टीचर जब भी मेरे से पूछते थे कि अच्छा जी आपको वो फलाना चैप्टर याद है, ऑल्दो कभी भी याद नहीं होता था, लेकिन हमेशा आंसर होता था कि हाँ जी बिल्कुल याद है। तो आई एम श्योर इसी तरह आप लोगों की भी यही कंडीशन होगी। लेकिन मैम उसमें आपने हमें बताया था वैल्यूज और एथिक्स में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल एग्जैक्टली। Yes, ma'am. मुझे भी उसी से याद आया। Yes, ma'am. चलो गुड। तो उसमें जो है हम कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन को बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए, ये देखिए ये लाइन जो है ना, बेसिकली जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये कॉम्पिटेंसी होती है, यानी कि आपका मोटिव, ट्रेट, स्किल, एस्पेक्ट्स ऑफ वंस सेल्फ इमेज, वो कैसे देखता है अपने आप को, कहता है मतलब लेट्स सपोज आप किसी से पूछते हैं कि डिस्क्राइब योरसेल्फ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई एम फ्लुएंट इन 5 मोर लैंग्वेजेस, आई एम वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, आई एम वेरी प्रोएक्टिव, ठीक है ना, ये उसका सेल्फ इमेज हो गया, सेल्फ इमेज हो गया, एस्पेक्ट्स हो गए उसके। तो जी सोशल रोल कैसा है, इधर ही हैज और शी हैज अ वेरी गुड एटीट्यूड या नहीं, और फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह सारी चीजें, आपकी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज, फ्यूचर एजुकेशन, सॉरी पास्ट एजुकेशन, फ्यूचर ओरिएंटेशन, सारी चीजें आपकी कॉम्पिटेंसी में आ जाती हैं। ठीक है जी? मैम इसमें इसको ऐसे कह सकते हैं कि उसके जो एस्पेक्ट्स हैं जो उसको दूसरों से डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, वो सारे कॉम्पिटेंसीज के अंदर हम काउंट करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। किसी के अंदर कोई भी स्पेसिफिक क्वालिटीज जो होती हैं उसको वो आप उसको कॉम्पिटेंसी कहते हैं उस बंदे की या बंदी की, बताया। ओके मैम। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है ये जो जब हम कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई, अब कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करने का एक प्रोसीजर बताया हुआ है आपकी बुक में कि लेट्स सपोज आपने आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी बंदे के अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या एबिलिटीज हैं, क्या नॉलेज है उसके पास, उसका सेल्फ इमेज क्या है, तो उसको आप कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, उसके लिए उन्होंने ये एक प्रोसीजर बताया है, और ये मैं आपको बताती चलूं कि ये प्रोसीजर जो है मैक्लेगन्स फ्लेक्सिबल अप्रोच, ये एक सोशल साइंटिस्ट हैं मैक्लेगन, उन्होंने ये एक प्रोसीजर दिया हुआ है कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करने का, और जी वो है थ्रू डेकम। ये है वो आपका थ्रू डेकम, जिससे आप रैपिड रिजल्ट असेसमेंट करते हैं फौरन से मालूम करने के लिए कि किसी कोई बंदा जो है वो कहाँ। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये चीज मैंने आपके सिर्फ नॉलेज के लिए इसमें ऐड की है। डेकम जो है ना, बेसिकली जब भी किसी जब आप कोई करिकुलम मेक कर रहे होते हैं या कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो तब आप ये अप्रोच यूज करते हैं। ये बेसिकली एक रिसर्च की अप्रोच है। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप जो है वो 2 डेज की वर्कशॉप करते हैं। ठीक है, डेकम एक प्रोसेस का नाम है जो कि मैक्लेगन एक ऑथर हैं, उन्होंने दिया हुआ है। वो कहते हैं जी आप 2 डेज की इनिशियल वर्कशॉप करते हैं, उसके अंदर आप लोगों की कॉम्पिटेंसीज चेक करने के लिए, आप देखें हर किसी की डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज होती है ना, जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होती है, उसको आप देखते हैं कि वो कौन सी है। उसको चेक करने के लिए आप 2 डेज की वर्कशॉप करते हैं, फिर आप उसको वैलिडेट करते हैं जो आपने वर्कशॉप कराई हो। ये अलग से एक प्रोसेस होता है। अव्वल तो नॉर्मली देखें ऐसे होता है कि आपकी जो अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं ना, उनकी कॉम्पिटेंसीज खुद ब खुद आइडेंटिफाई हो रही होती हैं। वेरी फ्यू केसेस, कभी कभार ये डेकम का प्रोसेस जो है ये करना पड़ जाता है देखने के लिए कि कॉम्पिटेंसीज कैसी हैं। ठीक है जी, फिर आप मैनेजमेंट का रिव्यू लेते हैं उन कॉम्पिटेंसीज पे, आप टास्क एनालिसिस करते हैं, एंड देन यू डेवलप करिकुलम। उसमें आप बता देते हैं इस पोजीशन के लिए ये चीजें इस बंदे में होंगी तो वो कॉम्पिटेंट होगा। समझ आ रही है आपको इस बात की, डेकम के प्रोसेस की? Yes.
आप जो है ना पूरा एक वर्क प्रोसेस करके कि जी ये हमारी एक जॉब पोजीशन है, इसके लिए कौन सा परफेक्ट बंदा, उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स, उसकी कॉम्पिटेंसीज क्या होनी चाहिए, उसके लिए ये आप पूरा प्रोसेस रन करवाते हैं और फिर उसके बाद आप एक करिकुलम डेवलप करके दे देते हैं कि कोई भी फॉर एग्जांपल ये पोजीशन है तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मैम जी बताएं। मैम काइंडली आप सेकंड वाला रिपीट कर सकती हैं? सेकंड वाला क्या? मैम डेकम वाला जो आपने अभी पढ़ाया वो सेकंड वाला आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगी, वैलिडिटी वाला। जी ऐसे यस मैम सेकंड। जी लेट्स सपोज आपने शुरू में एक 2 डेज की वर्कशॉप कराई, इनिशियल वर्कशॉप, ठीक है, उसमें आपने आइडेंटिफाई किया कि ये कॉम्पिटेंसीज जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्कशॉप जो आप कराते हैं उसमें आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। वैलिडिटी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी? जी मैम। अच्छा Yes, ma'am. रिसर्च में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि रिलायबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एंड वैलिडिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। वैलिडिटी ये होती है कि आपने जो भी चीज बनाई है, लेट्स सपोज इनिशियल 2 डेज की वर्कशॉप में आपकी कोई फाइंडिंग आई है तो वो कितनी वैलिड है, ठीक है ना, वो वैलिड है भी या नहीं। ऐसा तो ओके नहीं मैम। आपने कोई एक आधा पॉइंट जो है वो ख्याल से नहीं बनाया, आपने बस आप उसको वैलिडेट करने के लिए फिर एक वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। फिर आप उस पे मैनेजमेंट का रिव्यू लेते हैं, मैनेजमेंट जो भी आपकी टॉप मैनेजमेंट होगी उससे आप रिव्यू ले लेंगे, फिर आप उस पे टास्क एनालिसिस रन कर देंगे और फिर उसके बाद आप उसको इन द फॉर्म ऑफ करिकुलम इम्प्लीमेंट कर देंगे, करिकुलम डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। ठीक है जी, ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम कोमल। अच्छा जी, अब यहाँ देखें इसमें थोड़ा सा इस वाली स्लाइड में मजीद उन्होंने डैकम को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जी ट्रेडिशनल सेंस में जो है डेकम रन करने के लिए एक फैसिलिटेटर जो है वो चाहिए होता है, ठीक है, एक फैसिलिटेटर की रिक्वायरमेंट जो है वो जरूरी होती है। यानी फैसिलिटेटर कौन होगा आपके ख्याल में? मैम जो सबको ट्रेन कर रहा होगा, हाँ जी, हर चीज जो प्रोवाइड कर रहा होगा। और मैम जो चीजों को इनिशिएट भी करेगा उसके पास मटेरियल भी होगा। बिल्कुल सही मायदा, बिल्कुल सही कोमल। कोई भी ऐसा बंदा जिसको आप ये टास्क देते हैं कि आप जाएं और कॉम्पिटेंसी एनालिसिस करें, जो भी ये प्रोसेस करेगा वो फैसिलिटेटर होगा, ठीक है जी। वो ट्रेंड होता है डेकम को करने में, ठीक है। वो एक पैनल 8 to 12 लोगों का जो है, जो कि एक्सपर्ट होते हैं जॉब में, उनको लेके आता है। लेट्स सपोज मैं आपसे लेट्स सपोज देखें ना कि अगेन एग्जाम्पल ऑफ, मैं टीचर की एग्जाम्पल इसलिए बार बार देती हूँ कि आप लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड है, आप लोग फौरन उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक टीचर की कॉम्पिटेंसी मालूम करनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो 8-9 एक्सपर्ट टीचर्स होंगे ना, जिनको बहुत अच्छे, जिनके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स आए होंगे, रिव्यूज बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स की तरफ से, उनके ग्रुप को 8 to 12 को इकट्ठा बिठाएंगे और डेकम को रन करेंगे, ठीक है। और उसमें जो कोई एक जो कि बहुत अच्छा होगा डेकम में, जो कि एक्सपर्ट होगा, उससे जो है वो सारी एडवाइस ली जाएगी। ठीक है जी, समझ आ रही है ना आपको मेरी बात की? यस मैम। द कमेटी टू डेकम, सारे लोग आएंगे, फैसिलिटेटर बैठा होगा, आके उनके आपस में डिस्कशन होगी। फिर जी आप देखेंगे कि रिव्यू द जॉब और ऑक्यूपेशनल एरिया ऑफ कंसर्न, कि जी क्या जॉब है, किसके बारे में डेकम हो रहा है, कौन है हमारी ऐसी की पोजीशन। फिर आइडेंटिफाई द जर्नल एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब, उसमें आपको बताया जाएगा जी आपने टीचिंग करनी है, अटेंडेंस लेनी है, क्विजेस लेने हैं, प्रेजेंटेशन लेनी है, आपके ये स्किल्स होने चाहिए, वो आपने सारे आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद फिर आप टास्क, जिस भी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो टास्क आपने करना होगा उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। फिर रिव्यू एंड रिफाइन करेंगे टास्क को। ये वही जो डेकम का प्रोसेस है ना, उसी को लिखा हुआ है, ये पिक्चर की फॉर्म में है और ये रिटन फॉर्म में है, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें। मैम इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ना, इसमें एक्सप्लेन किया और उसमें जस्ट पॉइंट दिए हुए हैं उन्होंने। इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, वो पिक्चर की फॉर्म में मैंने आपकी ईज के लिए उसको स्टेप वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। रिव्यू एंड ओके मैम। टास्क एंड ड्यूटी स्टेटमेंट, फिर सीक्वेंस टास्क एंड ड्यूटी स्टेटमेंट, एंड देन आइडेंटिफाई एंट्री लेवल टास्क। फिर आप बता देते हैं कि जी ये डिसाइड हो गया है,
और अब ये बंदा ज्वाइन कर सकता है इस कॉम्पिटेंसी के साथ। ठीक है जी। अब आगे आ जाती हैं आपकी असेसमेंट्स कि आपने जो है वो असेस कैसे करना है। समझ आ रही है ना आप लोगों को ये 3 स्टेप्स जो हमने किए हैं? मैं एक्चुअली बैक इसलिए जा रही हूँ कि मैं आपको बता दूं कि हमने 3 स्टेप्स यूज किए थे। यस मैम। यस मैम। सबसे पहले में जो की पोजीशन की वर्क रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जॉब एंड टास्क एनालिसिस किया था। सेकंड नंबर पे कॉम्पिटेंसी एंड डेवलपिंग अ कॉम्पिटेंसी मॉडल किया था। और थर्ड नंबर पे रैपिड रिजल्ट असेसमेंट यूजिंग डेकम किया था। ठीक है जी, क्लियर है ये सबको? जी मैम। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब जो हमारे पास ये वो 3 प्रोसीजर भी हमने देख लिए, वर्क रिक्वायरमेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं असेसमेंट के तरीके। ठीक है जी, क्योंकि ये देखें ना, दोबारा से मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पे लेके जाती हूँ। ये देखें, असेसिंग प्रेजेंट वर्क रिक्वायरमेंट। प्रेजेंट वर्क रिक्वायरमेंट के अंदर हमने सारी चीजें आइडेंटिफाई कर ली कि तरीके कौन से हैं, प्रोसीजर्स कौन से हैं। और अब हम जा रहे हैं इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए। ठीक है, पहले हमने अपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज बना ली। अब लोग काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि लोगों को असेस कैसे किया जाए। सबसे पहले जी उन्होंने दिया हुआ है यूजिंग फुल सर्कल मल्टी रेटर असेसमेंट। बड़ी दफा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज मैं आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है ना, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल पे ऑब्जेक्शंस आते हैं बहुत ज्यादा। जी मैम। यस मैम। चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको आइडिया जरूर परफॉर्मेंस अप्रेजल से कभी भी होते, और उसमें बहुत ज्यादा ऐसे नहीं। मैम आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। जी, मेरी आवाज डिस्टर्ब हो रही है? यस मैम। अच्छा, ऑन मुझे तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा जी, फुल सर्कल मल्टीलेटर का क्या मतलब है? बड़ी दफा हमने वैसे इसको क्लास में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं। मैम ये डाटा कलेक्ट करने के लिए होता है ना? बिल्कुल, आप सबसे पूछते हैं। आपकी एक पोजीशन है ना, आप उसके सुपीरियर से, सबऑर्डिनेट से, पीयर से, कुलीग से, एंड इवन कस्टमर्स, सप्लायर्स, मैम एंड फैमिली मेंबर्स। जी मैम 360 मॉडल को कहेंगे ये फुल सर्कल मल्टी रेटर। जी सॉरी सारा मैम 360 जो मॉडल हमने पढ़ा था 360 का, उसको हम कहेंगे, उसी को मल्टी रेटर कहते हैं। फुल सर्कल उसी को कह देते हैं जिसमें 360 डिग्री आ जाता है। आप जी इसको मैम संस्कृत में बिल्कुल लिख सकते हैं 360। मैम हम उसका सारा, अगर किसी का हम चेक कर रहे हैं ये, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबका डाटा कलेक्ट करेंगे, उस पर्सन का पूरी डिटेल लेंगे, क्योंकि अगर उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब किया है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा था, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या थी, ड्यूटीज क्या थी, हर चीज हम पहले कंफर्म करेंगे। नहीं कोमल, ऐसा नहीं करेंगे। देखें, लेट्स सपोज जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है ना, वो हमेशा पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे की जाती है। ओके। लेट्स सपोज आपकी कंपनी में उसने परफॉर्म कर लिया है 1 साल, तभी आप उसकी अप्रेजल करेंगे ना। या आप 6 जी महीने मैम। बाद जो किसी और कंपनी में उसने काम किया है ना, उसको आप इस वक्त असेस नहीं करेंगे। सिर्फ अपनी कंपनी वाला असेस करेंगे हम? सिर्फ अपनी कंपनी वाला असेस करेंगे आप, क्योंकि परफॉर्मेंस ओके मैम। अप्रेजल होती है आपकी अपनी स्पेसिफिक कंपनी के लिए। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। उसमें आप करेंगे क्या कि जितने भी लोग हैं आप उससे उसका रिव्यू लेंगे कि हाँ भाई ये एम्प्लॉय कैसा है। अब आप लेट्स सपोज देखें, एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपका बिहेवियर है ना, वो बहुत मैटर करता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। लेट्स सपोज आप अपनी वर्क एनवायरनमेंट में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। आपके ख्याल में ये चीज कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी आपकी जॉब परफॉर्मेंस? यस मैम। यस मैम, करेगी इम्पैक्ट। कैसे करेगी? मैम ऑब्वियसली अगर आप घर में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और रूड हो,
तो सम टाइम ये होता है कि आप लोग बहुत गुस्से में होते हो, घर से गुस्से से के होते हो, तो आप अपने जो आपके अदर होते हैं एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ आप बहुत रूड बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो। एग्जैक्टली हो जरूरी सकता नहीं। है आपने किसी कस्टमर के साथ बदतमीजी कर दी है, हो सकता है आपने किसी यस मैम। आप हो सकता है अपने बॉस के साथ ठीक है, लेकिन आपके जो नीचे के लोग हैं आप उनके साथ बदतमीजी करते हैं। मैम क्योंकि जब आप गुस्से में होते हो तो आप अपनी सेंसेस में भी नहीं होते सम टाइम, तो आप किसी पे भी गुस्सा निकाल देते हो। बिल्कुल। अब ये देखें जी, ये जो पॉइंट यहाँ पे एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे लिखा हुआ है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट सक्सेसफुल परफॉर्मेंस इन अ करंट पोजीशन इज नो गारंटी ऑफ सक्सेस एट अ हायर लेवल पोजीशन। ये समझ आ रही है आप लोगों को इस बात की? अगर लेट्स सपोज आप एक करंट पोजीशन में अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपकी सिंपल उसका आंसर ये है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है ना किसी भी लेवल की, वो डिफर करती हैं जब आप लेवल चेंज करते हैं तो। ठीक है, इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि लेट्स सपोज एक बंदा, उससे पहले आपको उसको जज करना है, उसकी कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई करनी है, उसके साथ डिस्कस करना है, मेक श्योर करना है कि वाकई ये बंदा अगले लेवल पे जाके काम करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि नो वन वांट्स टू बी द अल्टीमेट बॉस। समटाइम्स लोग ये भी चाहते हैं कि जी हमारी जो वर्क लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो, चाहते हैं ना लोग कि जी ऐसे तो हमारी वर्क लाइफ ही बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारे पास तो बैलेंस ही नहीं रहेगा नॉर्मल लाइफ में और वर्क में। यस मैम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी तो फर्क आ जाता है जब बंदा नेक्स्ट हायर लेवल पे जाता है तो। at so many time they refuse to work for the higher position. अच्छा जी, ये थोड़े से मैंने जस्ट टू हाईलाइट के जो फुल सर्कल है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन किया है, उसमें आप देख लीजिएगा इसको। एडवांटेजेस तो उसके डेफिनेटली ये होते हैं कि आपको बहुत सी जगहों से एक फीडबैक आ जाता है, हर कोई डिफरेंट फीडबैक दे देता है पूरी की पूरी सराउंडिंग का। ठीक है जी। अब उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये इजी नहीं होती, काफी एक्सपेंसिव होती है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है, अक्सर हम ये बात करते हैं ये एक्सपेंसिव होती है, कैसे एक्सपेंसिव होती है? 360 डिग्री असेसमेंट जो आप करते हैं वो कैसे एक्सपेंसिव होती है, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? मैम मैं बताऊं? जी बताएं। मैम एक तो ये टाइम टेकिंग होती है इसलिए एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, तो टाइम टेक करने से एक्सपेंसिव कैसे हो रही होती है, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं मायरा? मैम अगर हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और उस पे हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम की इन्वेस्टमेंट भी तो एक्सपेंस में ही आती है। बिल्कुल, एक्सपेंस में ऐसे आती है कि उसकी सैलरी तो जा रही होती है ना। जी बताएं। यस मैम। मैम इस तरह से भी होता है कि जैसे माया ने भी कहा कि एक्सपेंसिव इसलिए होती है क्योंकि एक तो वो जिस काम की जगह एक तो काम हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज का, जिस वक्त वो अगर हम ऑपरेशनल साइड से देखें तो उस वक्त वो अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहे, और अगर हम वैसे भी देखा जाए तो कंपनी के जो रेवेन्यूज होते हैं किसी न किसी तरीके से पर बंदे पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। और जब हम 360 डिग्री करते हैं तो हम क्वेश्चनर्स बनाते हैं, सर्वेस बनाते हैं, वो हम देते हैं लोगों को, फिर हमें हो सकता है ट्रैवलिंग भी करनी पड़ जाए अगर डिफरेंट ऑफिस के एरियाज हैं, तो हर तरह की एक्सपेंसेस छोटे मोटे भी आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी आ जाते हैं, कंडक्ट करने के लिए सेमिनार्स भी करने होते हैं तो भी। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इसको मायदा, एग्जैक्ट यही आंसर है कि आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, बेसिकली वो आपको कॉस्ट तो कर रहे होते हैं ना, जब आप उनसे प्रोडक्शन या किसी और चीज से हट के कोई और काम कराते हैं तो इट मींस कि आप जो उनको सैलरी पे कर रहे होते हैं, जो उनका टाइम यूज हो रहा होता है, उसकी वजह से आपके बहुत ज्यादा आपको कॉस्ट आ रही होती है। जी मैम। ठीक है जी, तो बस ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थोड़े से मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज। अच्छा जी, मेरे पास आज पार्टिसिपेंट्स जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ 25 से ज्यादा नहीं हो रहे, 25 26 पे परसिस्ट करें। 26 हो गए बस। 26 अभी, और जैसे ही अटेंडेंस का तो आप लोगों ने कहना है मैं भी था और मैं भी थी। मैम सबका नेट इशू आ रहा है, रेन हो रही है, रेनी मैम आज सीजन है तो बारिश नेट हुई है ना की तो वजह शायद से। इसलिए। और पाकिस्तान में मैम लाइट भी चली जाती है।
अच्छा जी, अच्छा ये अब आ गया जी, परफॉर्मेंस अप्रेजल आ गया, ठीक है। आई एम प्रिटी श्योर आप सब लोगों को पता है परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। मैं जो थोड़ा सा डिफरेंस जानना चाह रही हूँ वो सिर्फ आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में डिफरेंस होता है। क्या आप लोगों को इस डिफरेंस के बारे में पता है? जी मैम पता है। चलिए जी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होता है वो एक फुल फ्लेज सिस्टम होता है, जबकि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं वो उसका एक सबसेट होता है। वेरी नाइस सुनीला, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। आई एम रियली सो ग्लैड। मुझे यकीन करें इतनी खुशी होती है जब आप लोग इतने अच्छे तरीके से चीज को एक्सप्लेन करते हैं। आई बिकम सो कॉन्फिडेंट दैट आई एम टीचिंग अ वेरी गुड क्लास। बस मुझे इशू सिर्फ इस जगह पे आता है जब मैं आपके राइटिंग स्किल्स देखती हूँ, तब मैं थोड़ी सी दुखाट बड़ी हो जाती हूँ। अच्छा जी, खैर अब उन्होंने कहा है कि जी मैम हमारे वो मार्क्स नहीं पता लगे। जी एक्चुअली टेलिंग यू द ट्रुथ, मैंने कंप्लीटली चेक नहीं की हुई। हाफ, मोर देन हाफ असाइनमेंट्स आपकी चेक्ड है, और बस कुछ मेरी मसरूफियत कुछ ऐसी चल रही थी। दूसरा, आप लोगों की यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हो रही है कॉन्टिन्यूसली, कुछ उसमें भी हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो वो फिर टाइम निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। बट विद इन कपल ऑफ डेज मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। मैम अभी तक जितनी चेक हुई है उन सारी में लाइक राइटिंग प्रॉब्लम है, नहीं नहीं, सबकी है? सबका नहीं है, मैं आपको थोड़ी सी, नहीं नहीं सबका नहीं है, सबका नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखा देती हूँ, ठीक है। मेरे पास कंप्यूटर में ही पड़ी हुई है। ओके मैम। अच्छा जी, मैम आपको कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से आया कि कब तक, मतलब आइडिया है कब तक दोबारा फिजिकल क्लासेस होंगी? देखिए यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे कोई इंटीमेशन नहीं आई, लेकिन जैसे रूमर्स वगैरह और डिस्कशंस और ये सारी चीजें समहाउ आपको थोड़ा बहुत कलीग से भी पता चलता है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की हुई है ना, वही सेम इन्फॉर्मेशन हमारे साथ भी शेयर की हुई है कि जी एंड बाय द एंड ऑफ रमजान जो है उसके बाद आपकी शायद प्रैक्टिकल क्लासेस जो हैं वो हो सके, और उसमें आप लोगों के फाइनल पेपर्स वगैरह और ये सारी चीज़ों को कंसोलिडेट किया जाएगा। उसी में फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको प्रोजेक्ट भी कैसे देना है और कौन से चैप्टर्स इंक्लूड करने हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके अच्छा मैम। जी, अब हम यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है ना समझने वाला, वो सिर्फ ये है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो क्या है और इसको एसपीएम के साथ कैसे लिंक करना है। ऑल्दो हम इसको पहले बहुत स्टडी कर चुके हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो वर्क रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो लोग काम कर रहे होते हैं, सिर्फ उनको चेक करने के लिए कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, ठीक है। अब उसको ये देखें, यहाँ जो चीज सुनीला ने अभी एक्सप्लेन की, it is important to emphasize that performance appraisal are properly viewed within the context of performance management. Performance management का एक पार्ट होते हैं। अब performance management क्या है? Which is a process of creating a work environment. पूरी की पूरी आप एक work environment create करते हैं in which people want to perform to their peak abilities. इतनी अच्छी आप वो situation बना देते हैं ना कि लोग बहुत अच्छा काम करते हैं and are encouraged to develop themselves for the future. अब इसके लिए मैंने अब ये एक पिक्चर बनाई हुई है, नजर आ रही है जी सबको? यस मैम। The relationship between performance management and performance appraisal. तो देखिए ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना पूरा, ये पूरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है बाहर वाला, और परफॉर्मेंस अप्रेजल उसका एक पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले अब वो कहते हैं कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या एड्रेस करती है, किस क्वेश्चन को एड्रेस करती है कि व्हाट इज नेसेसरी टू इनकरेज परफॉर्मेंस नाउ एंड इन फ्यूचर। आपकी जो पूरी मैम आपकी वॉइस चली मैम गई है। आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। म्यूट हो गया।
सुनीला मैम की आवाज आ रही है? आई थिंक मैम म्यूट है। नहीं मैम की मैम आवाज ने नहीं आ म्यूट रही। किया, आवाज म्यूट नहीं आ पे, रही। म्यूट मैम पे। म्यूट पे हैं। अच्छा जी, now can you hear me? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। मैम। चलें जी, सही हो गया। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो क्या चीज़ होती है, ऑल्दो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपका वर्क एनवायरनमेंट देखते हैं, वर्क देखते हैं, और फिर वर्कर दैट इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस एंड कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ओरिएंटेड, जो आपकी पूरी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो क्या आंसर करता है कि हाउ वेल आर पीपल परफॉर्मिंग देयर जॉब्स। ठीक है, पास्ट जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर बेस होता है, लेकिन आप करते हैं इसको प्रेजेंट में, एंड इज यूज्ड टू मेक डिसीजंस ऑन पे, प्रमोशन एंड अदर जॉब चेंजेस। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी था और जी क्लियर इजी भी था। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट ये आ जाता है, उसमें है कि आपने एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए क्या क्या किया जाता है। अब उसमें ये सारे, आई एम श्योर आप लोग इसको एचआर में स्टडी कर चुके हैं। ग्लोबल रेटिंग होती है, ट्रेड रेटिंग होती है, डायमेंशन एक्टिविटी, फिर बार्स आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स पढ़ा हुआ है, और एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। जी मैम। यस मैम। ये सारे वो प्रोसीजर्स हैं। अगर आप इसको दोबारा मजीद डिटेल में कोई भी देखना चाहे तो इट इज अवेलेबल ऑन पेज 196। ठीक है, अगर आप में से कोई भी आपकी बुक के पेज 196 के ऊपर ये है, अगर कोई भी जाके इसको देखना चाहता है तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। लेट मी डू अनदर शेयर। देख रहे हैं आप लोग? बुक नजर आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, ये देखें। अब ये परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए जितनी भी अप्रोचेस यूज की जाती हैं वो यहाँ पे हैं। ठीक है, देखें, सबसे पहले है ग्लोबल रेटिंग, और उसमें है कि जी इंडिविजुअल जॉब परफॉर्मेंस पे फोकस करती है ये। फिर उसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसकी कि ग्लोबल रेटिंग क्या होती है। ग्लोबल का आपको वर्ड से ही पता चल जाता है कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है एम्प्लॉय की, उसको देखा जाता है। ठीक है, फिर जो ट्रेट रेटिंग होती है उसके अंदर आपकी सिर्फ ट्रेट्स को देखा जाता है। जैसे एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि इनिशिएटिव और टाइमलीनेस। ठीक है, आप टाइम पे कंप्लीट करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, नहीं लेते, उसकी छोटी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उन्होंने साथ दी हुई है। एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया हुआ है। फिर उसके बाद डायमेंशन और एक्टिविटी रेटिंग है। इसके अंदर आ जाता है आप अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एसेंशियल फंक्शंस को किस तरह से करते हैं। ठीक है जी, फिर ड्यूटीज की ये जो है इसकी थोड़ी एडवांटेज ये है कि ये जॉब ड्यूटीज और इंश्योरिंग जॉब रिलेटेडनेस पे ज्यादा इसका फोकस होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अप्रेजर और परफॉर्मर जो है उन दोनों को पहले से एग्री करना चाहिए ड्यूटीज के ऊपर। ठीक है, कि हमारी ड्यूटीज कौन सी हैं। फिर ये बार्स आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, आई एम श्योर, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, जिसमें जॉब बिहेवियर पे, ऑब्जर्वेबल एक्टिविटीज पे, डिस्टिंक्टिव एग्जांपल फ्रॉम, जब हम लोगों ने एचआर का सब्जेक्ट स्टडी किया था तो हम लोगों ने परफॉर्मेंस अप्रेजल के पूरे इनके ऊपर प्रेजेंटेशंस दी हुई हैं, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स के ऊपर और सब के ऊपर, कि आप इसके थ्रू जो है वो कैसे परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने देखे नहीं पढ़ा हुआ तो मुझे बताएं, सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बिकॉज एसपीएम मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ। मैम हमारे बैच ने नहीं पढ़ा मैम हुआ, हमने नहीं पढ़ा। 2019 के बैच। मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ।
अच्छा बार्स नहीं पढ़ा हुआ आपने? परफॉर्मेंस नो अप्रेजल मैम आप मुझे कह रहे थे कि आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल का चैप्टर कोर्स पढ़ा हुआ मैम है। हमने पढ़ा हुआ है ये सारे स्केल्स, इसके मेजरमेंट के मैम जो परफॉर्मेंस स्प्रिंग 19 का कैसे पढ़ा हुआ है ना? हमने नहीं ना मैम पढ़ी, फोर्थ थर्ड सेमेस्टर सेमेस्टर ने पढ़ा हुआ है। सेमेस्टर वालों ने पढ़ा हुआ, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ वालों ने सेमेस्टर ने पढ़ा हुआ है, थर्ड ने नहीं पढ़ा हुआ। पढ़ा हुआ ये कोर्स। अच्छा जी चलें फिर मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। यस मैम, थैंक यू। अच्छा जी स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लोबल रेटिंग। ग्लोबल रेटिंग अपने नाम से ही देखिए हर चीज जो होती है ना वो अपने नाम से उसकी एक्सप्लेनेशन नजर आती है। जो ग्लोबल रेटिंग होती है उसमें पूरे के पूरे इंडिविजुअल की जो जॉब परफॉर्मेंस होती है ना उसको ओवरऑल जज किया जाता है। पूरी जॉब परफॉर्मेंस को सिंगल स्केल के ऊपर देखा जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक एसए की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, अच्छा जी ये जो हमारा एम्प्लॉय था ये टाइम पे आता था, टाइम को फॉलो करता था, नहीं करता था, परफॉर्मेंस ऐसे देता था, कभी थोड़ा सा बिहेवियर में इशू है, बाकी ठीक है ना, ऐसे की फॉर्म में आप बता देते हैं ग्लोबल रेटिंग में। ठीक है जी, फिर उसमें ये है कि जो इसका एडवांटेज ये है कि रिस्पांस बड़ी जल्दी आप उसका दे देते हैं, बहुत जल्दी आप बता देते हैं। अप्रेजर वो बंदा होता है जो अप्रेजल कर रहा होता है, ठीक है, वो बता देता है जल्दी से कि ये बंदा अच्छा है या बुरा है। लेकिन उसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि परफॉर्मेंस जो होती है वो तो बड़ी कम्प्लेक्स होती है। आप किसी एक बेस पे या एक ऐसे की फॉर्म में तो आप नहीं बता सकते, आपको बहुत मल्टीपल चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये एक इसका डिसएडवांटेज है। फिर आता है ट्रेट रेटिंग। ट्रेट रेटिंग का फोकस क्या है कि आप उसमें इनिशिएटिव कोई ना कोई देखते हैं, सॉरी आप ट्रेट कोई ना कोई देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लेते हैं कि ये बंदा बहुत क्रिएटिव है, ये बंदा बहुत जल्दी इनिशिएटिव लेता है, ये बंदा बहुत इनोवेटिव है, या टाइम पे बहुत जल्दी प्रोजेक्ट अपने कंप्लीट करता है, ठीक है जी। फिर उसी तरह अब ये देखें जी, वो कहते हैं कि ट्रेट रेटिंग में क्या हो जाता है कि आप ट्रेट के नाम लिख लेते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी होती है कि आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को आप एक्सीलेंट से अनएक्सेप्टेबल तक रेट कर लेते हैं ट्रेट की फॉर्म में ना। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की क्लास की मैं ट्रेट रेटिंग करूं तो मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा, आप मुझे बता सकते हैं? हम पार्टिसिपेशन से रिलेटेड आप लिख सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पार्टिसिपेशन हो गई, और क्या हो गया? मैम टाइमलीनेस भी आ जाएगी क्लास। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर रख सकते हैं आप, रिपोर्ट राइटिंग पे भी लिख सकते हैं, मैम कंटेंट हमारे राइटिंग टास्क जो हमें असाइन होते हैं, हमारे क्विजेस के ऊपर भी आ सकते हैं, प्रेजेंटेशंस के ऊपर भी। सारी चीजें आपकी मैं लिखूंगी ट्रेट के अंदर। आपके राइटिंग स्किल कैसे हैं, आपके कम्युनिकेशन कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसी है, असाइनमेंट्स कैसी करते हैं, और उसको मैं 1 to 5 लिकर्ट स्केल का पता है आपको, ठीक है ना, लिकर्ट स्केल की तरह उसको एक्सीलेंट से अनएक्सेप्टेबल की तरह उसको मैं लिख लूंगी और उसको टिक करती जाऊंगी फिर एक एक बंदे की, ठीक है, तो उसकी बेस पे आपकी ट्रेट रेटिंग हो जाएगी। इसका भी चीफ एडवांटेज यही है कि एक ही दफा में फौरन पता चल जाता है और क्विक रिस्पांस से जो है वो आप बता देते हैं कि ये बंदा कैसा है। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ट्रेट्स कैन हैव डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, सो कंसिस्टेंसी ऑफ रेटिंग एंड जॉब रिलेटेडनेस ऑफ ट्रेट्स में बी क्रिटिकल इशू टू डील विद। कहते हैं जी ट्रेट्स जो है वो तो हर किसी के डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, लेट्स सपोज कोई एक बंदा एक चीज में अच्छा नहीं है लेकिन वो दूसरी चीज में तो अच्छा है, तो आप उसकी बेस पे अगर उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो ये ट्रेट रेटिंग का छोटा सा डिसएडवांटेज है। अच्छा जी, फिर जैसे ट्रेट्स हैं उसी तरह से डायमेंशन और एक्टिविटी रेटिंग आ जाता है, लेकिन डायमेंशन और एक्टिविटी रेटिंग के अंदर आपकी जितनी भी एक्टिविटी, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एसेंशियल फंक्शन होता है वो पूरे का पूरा उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, और आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली या परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली आप बताते हैं कि अच्छा जी एक स्केल के ऊपर आप बता देते हैं, या फिर आप एसे की फॉर्म में इन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप बता देते हैं कि इसने कैसा काम किया। अब वो उसमें कहते हैं कि इसका चीफ एडवांटेज ये है कि दिस अप्रोच टू अप्रेजल मेक अ डिलिबरेट एफर्ट टू टाई परफॉर्मेंस अप्रेजल टू जॉब ड्यूटीज thereby ensuring job relatedness। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ड्यूटी आपको दी गई हो वो आपकी जॉब के साथ रिलेट करनी चाहिए,
ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब ड्यूटी कुछ और है और आपकी जॉब कुछ, मतलब आप कर कुछ रहे हैं और उसकी बेस पे आपको जो है वो रेट किया जा रहा है, ठीक है ना। लेट्स सपोज एक ड्यूटी आपकी थी नहीं और आप उसको अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उसी की बेस पे हम आपको रेट कर रहे हैं, जबकि एक दूसरा बंदा है वो काम नहीं कर रहा, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। समझ आ रही है आप लोगों को? अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि वो कहते हैं कि जिस ड्यूटी के ऊपर, जिस डायमेंशन के ऊपर आपको उन्होंने रेट करना है ना, वो अप्रेजर और परफॉर्मर दोनों के दरमियान में एग्री होना चाहिए पहले से। क्योंकि हमें, अगर आपने चेक करना है तो हमें आपने किस बेस पे चेक करना है। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि मैं आपको आपका कोर्स ना बताऊं और आपको पेपर दे दूं। आप मुझे कहेंगे ना कि पेपर लेने से पहले आपको हमें बताना है कि हमारे कोर्स में आना क्या क्या है। एक्सक्यूज मी मैम। जी फ्रा। मैम ये तो तब आएगा ना जब जहाँ पे एम्बिग्विटी होगी रोल्स की, और वो जो हमारा सबऑर्डिनेट होगा उसने, सुपरवाइजर ने उसको अच्छे से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज नहीं बताई होंगी। ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे ना, क्योंकि अगर तो उसको आइडिया ही नहीं होगा मैंने करना क्या, वो कुछ और कर रहा है, वो चाहे जितना मर्जी बेस्ट कर ले, लेकिन अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं पूरी कर रहा है तो हम उसको कैसे रेट कर सकते हैं। जब आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर होगी ना और आपको पहले से बताया जाएगा कि ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है और आपने ये काम करना है और आप वो काम कर लेंगे, तो जी। आपको जज किया जा सकता है। लेकिन लेट्स सपोज आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो अपडेट नहीं है और आपको बताया कुछ और गया है और आपसे काम, आपको जज किसी और का, ये एक डिसएडवांटेज है डायमेंशन एक्टिविटी का। अच्छा जी, फिर ये आता है बार्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। इसका जो है पूरे के पूरे जॉब बिहेवियर जो आपका होता है ना, उसमें से बेसिकली ये निकलता है बार्स, और उसमें ऑब्जर्वेबल एक्टिविटीज होती हैं जो कि बहुत हाई परफॉर्मर और बहुत लो परफॉर्मर, इन दोनों को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर देती है। आपने वो जो आप पाई चार्ट्स वगैरह, हिस्टोग्राम्स देखे हुए हैं आपने? हिस्टोग्राम Yes, कभी ma'am. नहीं किसी ने हिस्टोग्राम? ठीक है, तो यस मैम। डेटा का हिस्टोग्राम जब आप बनाते हैं ना, तो जिस तरह से हिस्टोग्राम नजर आता है ना, इस तरह बार नजर आता है, ठीक है जी। इसके ना 5 to 10 वर्टिकल स्केल्स होते हैं। ये बड़ी एक डिटेल फीचर परफॉर्मेंस अप्रेजल में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जब भी आप, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, जब आप इसको स्टडी करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीका होता है। मैम हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था ये जी। तो स्टैटिस्टिक्स में आपने बार्स पढ़ा था? मैम बार चार्ट पढ़ा था हम बार लोगों चार्ट ने। पढ़ा हमने उसमें। बार हमारी चार्ट की बात नहीं कर रहे, ये हम बार की बात कर रहे हैं। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का तरीका है एक। यस मैम, मैं भी यही कह रही हूँ कि वो जो स्टैट में पढ़ा था वो बार चार्ट था, उसके ऊपर हम क्वालिटेटिवली उसको डाटा को शो करते हैं, लेकिन ये जो बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल है ये तो परफॉर्मेंस के लिए होता है। बिल्कुल, ये परफॉर्मेंस के लिए होता है, डिफरेंट चीज होती है। और ये जो आपके बेस्ट परफॉर्मेंस होते हैं और जो आपके सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस होते हैं उनको अलग-अलग कर देता है, ठीक है। और कॉम्पिटेंसीज जो है वो बहुत क्लियर कट सामने आ जाती हैं। मैम इसके अंदर किस तरह का वो बनता होगी, ऑप्शंस किस तरह की बनेंगी? बेसिकली इसमें आप पूरे का पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं। जो बार्स होता है ना, उसमें आप पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा की बेस पे आप कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करते हैं। ये इटसेल्फ एक बड़ा डिटेल्ड वो प्रोसीजर है। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट है। मैम वो मतलब मुझे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, डेमोग्राफिकली जो आपका होता है डेटा, वो होगा सैम्पलिंग टाइप। जी बिल्कुल, सैम्पलिंग करते हैं आप उसमें, और 5 to 10 वर्टिकल स्केल आप डेवलप कर लेते हैं कि जी ये बंदा इसमें अच्छा होना चाहिए, इसमें अच्छा होना चाहिए, इसमें अच्छा होना चाहिए, फ्रॉम इफेक्टिव इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जो आप मैम यहाँ पे क्रिटिकल इंसिडेंट का वर्ड यूज हुआ है,
ये मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में है कि मतलब इसका ये जो बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल है वो उसको इसमें किस तरह मतलब मेजर करता है? नहीं नहीं, ये क्रिटिकल इंसिडेंट ये उस बेस पे नहीं लिखा हुआ। वो कह रहे हैं कि जो वर्टिकल स्केल हम डेवलप करते हैं ना, वो थ्रू क्रिटिकल इंसिडेंट प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। यानी कि इस बंदे को किस चीज के ऊपर अच्छा होना चाहिए और किस चीज के ऊपर बुरा होना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं। यानी कि वो जो 5 और 10 आर्टिकल्स आप बीच में से जो पॉइंट्स आप कलेक्ट करते हैं ना, यानी जो आपने स्केल बनाया होता है जिसके ऊपर आपने जज करना होता है वो। मैम कहना ही अच्छा ऐसा है कि इसमें जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स की बेस पे बिहेवियरल नोटिंग होती है, जिसकी बेस पे जो है ना आपका ये सारी जो डाटा कलेक्ट हो होता है, तो वो दैट्स व्हाई क्रिटिकल इंसिडेंट जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें आपका बिहेवियर बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। मैटर करता है। इसलिए इसका जो आपने किसी क्रिटिकल सिचुएशन में, किसी क्रिटिकल इंसिडेंट में आपने क्या बिहेव किया, वो एक पॉइंट बन जाता है ना आपका। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इसको आपने अक्सर देखा होगा कि सीरीज के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि दिस पर्सन इज एबल टू एब्सॉर्ब स्ट्रेस, ठीक है, वर्क नाइसली इन पोजीशंस। ये पता है आप लोगों को, आपने अक्सर सीरीज के अंदर ये देखा होगा। Yes, ma'am. So this person works better in pressure. This person works better under stress conditions. ये सारी चीजें, ये वाले क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं जिनको फाइंड आउट किया जाता है, फिर उनका एक स्केल डेवलप किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपके एम्प्लॉइज को जज किया जाता है। ठीक है, और ये आपकी जॉब, इसका एडवांटेज क्या है, चीफ एडवांटेज, ये बड़ा डिटेल्ड प्रोसीजर होता है, इसमें बड़ा टाइम लगता है, बड़ी होती है, लेकिन ये आपको एग्जैक्ट बताता है कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। बार्स इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस सिस्टम। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि इसका एडवांटेज आप कैन यू हेयर मी ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's good. वो कहते हैं कि जी बार जो होता है इट इज टाइड डायरेक्टली टू द जॉब एक्टिविटीज, क्योंकि जॉब एक्टिविटीज के साथ इसको डायरेक्टली टाई किया जाता है। तो दिस अप्रोच टू परफॉर्मेंस अप्रेजल एंजॉयज हाई फेस वैलिडिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर टू डू परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसकी वैलिडिटी बड़ी हाई है। जब आप बार्स करते हैं तो इट कैन आल्सो लीड टू इम्प्रूव्ड जॉब परफॉर्मेंस बाय क्लैरिटी। आपको पता चल जाता है, बड़ी क्लियर आपको पिक्चर आ जाती है कि आपने क्या करना है, आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, डिजायरेबल बिहेवियर आपका पता चलता है बार्स करने के बाद। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका डिसएडवांटेज वही है कि इसमें टाइम एंड एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लगते हैं। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज है। अब जी एमबीओ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। इसमें आप कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव दे देते हैं पहले से कि आपने इसको अचीव करना है, अपने नाम से क्लियर हो रहा है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये देखिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स focuses on the results of job performance rather than processes to achieve results। आपकी जो जॉब परफॉर्मेंस के ओवरऑल रिजल्ट्स होते हैं उसको ये देखता है कि आपने किस तरह से वो रिजल्ट लिया है। ये भी एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर है। अब जी उसमें कहते हैं कि इसका फोकस क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि अप्रेजल के स्टार्ट होने से पहले ही आप ये डिसाइड कर देते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आपने क्या रिजल्ट्स आपको चाहिए। जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है जो आपने बताया होता है कि लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आपने 6 मंथ्स में ये चीज करनी है या 3 मंथ्स में वो करनी है। ठीक है जी, जैसे ही वो अप्रेजल का पीरियड खत्म होता है द रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ये आपने ऑब्जेक्टिव बनाया था और ये आपने अचीव किया। अब इसका जो एक एडवांटेज जो है वो इसका वो ये है कि फोकस जो है वो आपका रिजल्ट्स के ऊपर होता है रादर ऑन मेथड्स।
और जो अप्रेजर और परफॉर्मर हैं वो दोनों इन्वॉल्व होके ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, मिल के डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है। अब वो कह रहे हैं कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है दोनों को मिलकर डिसाइड करने के लिए कि आपने जो है क्या करना है और कैसे करना है और कब तक करना है। वो कह रहे हैं जी इसमें इतना पेपर वर्क आ जाता है, इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है कि राइटिंग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स कैन टर्न द प्रोसेस इनटू अ पेपर मिल। ठीक है, फ्रेज उन्होंने यूज किया है कि बहुत ज्यादा पेपर यूज करना पड़ जाता है। क्लियर है जी ये सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Then moving back towards our ठीक है जी, ये सबको क्लियर हो गया कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब लोगों को काफी क्लियर हो गया होगा कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं। अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है करंट रिक्वायरमेंट को देखने की वो ये है कि आपके पास टैलेंट पूल्स होने चाहिए। ठीक है जी, टैलेंट पूल मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि टैलेंट पूल क्या होता है। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्कर who are being prepared for vertical or horizontal advancement. I'm sure सब लोगों को पता होगा clearly vertical horizontal advancement यानी प्रमोशन के लिए भी तैयार हो। Yes, ma'am. और Yes, ma'am. अगर उनका कोई भी साथी Replacements के लिए किसी वजह से नहीं आया या छुट्टी पे है या whatever है तो वो उसका काम भी कर सकें, उसको horizontal advancement कहते हैं। Yes, ma'am. अच्छा जी, वो कहते हैं कि नॉर्मली काफी दफा ट्रेडिशनल अप्रोचेस में अगर हम जाएं तो ये जो टैलेंट पूल का वर्ड है ये रिप्लेसमेंट प्लानिंग के साथ भी इसको यूज किया जाता है। और वो कहते हैं कि इट्स नॉट ओनली यूज टू आइडेंटिफाई द की पोजीशन, ना सिर्फ ये की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करता है बल्कि टैलेंट पूल आपको अलाउ करता है कि आप बेतहाशा बैकअप रखें उन लोगों का जो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये सब लोगों को? आप बैकअप पे रखें, लोगों से पूछें, हाँ जी आप ये काम करना चाहते हैं, आप इस चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपका इंटरेक्शन है, ऐसा है, नहीं है या क्या है, ये सारी चीजें आप उनसे पूछ के रखें। और वो इतने लोग हों आपके पास बैकअप पे, तो एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, लोग आपके पास सारे डेवलप्ड किस्म के हों, बेस्ट लोग आपके पास काम कर रहे हैं। आइडियल सिचुएशन। अच्छा जी, कैन एनीवन डू द रीडिंग फॉर मी? दोबारा से रेज हैंड करें बिकॉज ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं। Who will do the reading? मुनज़्ज़ा मलिक, मुनज़्ज़ा आप करें रीडिंग। क्वेश्चंस आपने ये रीड करने हैं कि अगर आपने टैलेंट पूल बनाना है टारगेटेड ग्रुप्स में से तो टैलेंट पूल कैसे बनाएंगे आप? Who is included? What is a talent pool? How many talent pools should exist in the organization? When is each talent pool to be formed? Where is each talent pool to be located? What is its geographical scope? Why is each talent pool desirable? How will the talent pool be analyzed for current bench strength and desired future bench strength? And how will the status of each talent pool be tracked and assessed? How will individuals in the talent pool be developed for the future? बिल्कुल सही। ये आप सब लोगों को आपके जो बेसिक टैलेंट पूल डेवलप करने के लिए जो क्वेश्चंस है ना वो ये होने चाहिए। आप टैलेंट पूल डेवलप कर रहे हैं तो आपने किसको इंक्लूड करना है, आपका टैलेंट पूल है क्या, ये भी तो बताना है ना आपने कि आपके टैलेंट पूल के अंदर कौन से लोग होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस। और फिर ये है कि कब बनाना है आपने, लोकेट, अच्छा इसका क्या मतलब है? वेयर इज ईच टैलेंट पूल टू बी लोकेटेड? व्हाट इज इट्स ज्योग्राफिकल स्कोप? इसका कोई, आप इस क्वेश्चन का मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 4 का। यस मैम।
मायदा क्या मतलब है इसका? मैम हो सकता है कि जैसे कोई कंपनीज होती है वो जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होती हैं, तो कहीं पे किसी का कोई किसी को सप्लाई चेन के अकॉर्डिंगली लोग चाहिए, मतलब जहाँ पे जिधर भी जो जिस टाइप के ऑपरेशन हो रहे हैं, कैरी आउट किए जा रहे हैं, तो अप्रोप्रिएट टैलेंट पूल तो वहीं पे रिक्वायर्ड होगा। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि आपने एक मुल्क के अंदर एक टैलेंट पूल आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने ये समझ लिया कि ये हमारी दूसरी कंट्री में भी आके काम कर लेगा, नहीं, वो टैलेंट पूल उसी जगह के लिए है, ठीक है। यस मैम। अब ये है कि वेयर इज ईच टैलेंट पूल टू बी लोकेटेड। अच्छा जी, फिर व्हाई इज ईच टैलेंट पूल डिजायरेबल, फिर आप ये बताते हैं। तो दिस इज ऑल द थिंग्स कि आप अपनी प्रेजेंट टैलेंट पूल को डेवलप करते हैं एंड इन द एंड थिंकिंग बियॉन्ड टैलेंट पूल्स, फाइनली जो हमारे पास आ जाता है वो कहते हैं जी टैलेंट पूल से भी आगे का आप सोचें। कैसे सोचें? कि आप लोगों को एग्जाम्पलरी परफॉर्मर्स बनाएं, ठीक है। जितने भी आप लोगों के आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग, देखें जब जब हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो उसमें हम बिल गेट्स की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि जी इस वक्त जितने भी लोग जो हैं वो बिल गेट्स के अंदर काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, वो एग्जाम्पलरी परफॉर्मर्स हैं, ऐसा ही है ना? क्योंकि वो यस उनको मैम। डेवलप करता है, चूज करते हुए भी देखता है कि उसने कितने बेस्ट लोग लेने हैं, किस तरह से उनसे जो है वो काम लेना है, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8। अगर किसी को भी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई प्रॉब्लम आई है, आप डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। नो मैम, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है मैम। है ना, और इजी भी। चलते भी नहीं। यस मैम, आज वाला इजी था। चलता ही नहीं ਤੁਹਾਡਾ, मैं की करा। अच्छा जी, चलें, ठीक हो गया। इसके बाद अब हम देख लेते हैं अटेंडेंस। मेरे पास जितने पार्टिसिपेंट मैक्सिमम 26 से 27 रहे हैं। अब जब बात आती है आपकी अटेंडेंस की तो फिर आप लोग नहीं और वो नहीं, वैसे ऐसे नॉर्मली करना नहीं चाहिए। ये मैंने वैसे एक ट्रेनिंग में भी सवाल उठाया है कि हम कैसे श्योर करें, तो कह रहे हैं कि भाई आप छोड़ दें, हम खुद ही चेक कर लेंगे कि किस ज्वाइन किया है। और भाई प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। ओए सॉरी एवरीवन, सॉरी। ओके, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, टुडे इज 20th अप्रैल। सारा जावेद प्रेजेंट। Muhammad On Kazmi was present. Yes ma'am, present. Mirza Shoaib Beg was present. Yes ma'am, present. Rabab Mustafa was present. Zartasha present है? Present ma'am. Myra Hamid. Yes ma'am. Waza Shakil. Present. Ifra Tariq. Present ma'am. Muni Bano was present. Yes ma'am, present. सब present हैं कि नहीं है? Present है। Yes ma'am. ठीक है जी। तहरीम, आपकी तो आज मैंने बिल्कुल आवाज नहीं सुनी। मिस में बोली थी जब आपने वो मल्टी-रेटर का पूछा था। अच्छा जी, चलिए। रीमल was present. 360 जी सुनीला कुछ पूछना चाह रही हैं? सुनीला। नो मैम। अच्छा, आपका रेस हैंड हुआ है? नहीं, आई एम सॉरी अगर हुआ तो मुझे नहीं पता चला। शायद मेरी मिस्टेक हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, हारिस भट्टी प्रेजेंट थे आज? यस मैम, प्रेजेंट हूँ। अरे हारिस, आपकी आवाज सुनाई, आप थ्रू आउट सेशन आपने बिल्कुल कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया। आपकी नहीं वाहिद। मैम, मैंने वो आप अच्छा, और मोहम्मद फहद तो फॉर श्योर बिल्कुल मुझे नजर आए हैं पार्टिसिपेंट्स में, लेकिन मोहम्मद फहद ने पार्टिसिपेट नहीं किया। प्रेजेंट है फहद? यस मैम, अभी प्रेजेंट थे, आई गेस अभी शो नहीं हो रहे।
देखा तो था मैंने भी, यूएमटी का लोगो लगाया हुआ है इन्होंने अपनी डीपी पे। सैयदा रबिया फातिमा। मैम उनका मैसेज आया था, कोई इशू बहुत बार डिस्कनेक्ट हो रहा था इसलिए वो मरिया मिरज। मरियम मिरज वैसे मुझे बिल्कुल नजर नहीं आई। चलो मरियम मिरज को एब्सेंट है मेरे ख्याल से। मैं मोहम्मद मोहसिन आरिफ, अच्छा वो मुझे बता के गए थे। अच्छा जी, कोमल रियाज was present। सैयदा यस मैम प्रेजेंट। सैयदा अनीला जहरा। प्रेजेंट मैम। ठीक है जी। नूर फातिमा was present। सुनीला ताहिर present। सैयद उसामा इम्तियाज, शेख उसामा। प्रेजेंट। अच्छा जी। मलिश्का जावेद। मैम उसका भी एक्चुअली इंटरनेट का उसका इशू है बहुत और वो नेट कभी का भी इशू आ रहा है, हाँ जी वो वो कभी बार भी बार डिस्कनेक्ट हो रही है, मैसेज किया उसको। समरा इस्माइल। मरियम जफसेद आरिफ। मरियम जफसेद आरिफ प्रेजेंट है। मैम वो शुरू में थी, अब नहीं है शायद, उनका कनेक्टिविटी का उन्होंने कहा था कि उनका नेट का प्रॉब्लम आ रहा है बारिश की वजह से। ठीक है जी। दापिर हुसैन प्रेजेंट। काशिफ सनाउल्लाह was present। ताहिर Yes, सादर। ma'am. ताहिर प्रेजेंट सादर। मैम। प्रेजेंट मैम। ठीक है जी। मारदा खान was present। प्रेजेंट मैम। ठीक है जी। अफीफा हामिद। प्रेजेंट मैम। सावरा महबूब। मैम वो कह रही थी कि आपको इन्फॉर्म कर दूं, उनकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, इस वजह से वो क्लास नहीं ले सकती हैं। अच्छा जी, ये किसने बताया मुझे? जरिश। अच्छा जरिश, आपका माइक नहीं हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं। मोहम्मद अवैस इमरान प्रेजेंट है। मोहम्मद अवैस इमरान। तो वैसे भी बोले भी थे, उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। जरिश मुनव्वर तो मैम प्रेजेंट हूँ। अच्छा जी चलें ठीक है। और मुनज़्ज़ा मलिक प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। अच्छा मुझे ये बताएं, लेट्स सपोज अगर मैंने आप लोगों को आपकी असाइनमेंट्स दिखानी हो तो उसके लिए आप कोई अलहदा से टाइम, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि उसमें बहुत ज़्यादा आपकी क्लास का टाइम ज़ाया होगा। मैं आपसे ना थोड़ा सा असाइनमेंट को डिस्कस करना चाह रही थी, कुछ असाइनमेंट्स को। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आप लोग मुझे सोच के बता दीजिएगा अगर आप कोई टाइम एलोकेट कर सके ना फॉर हाफ एन आवर अदर देन द क्लास, जिसमें मैम आप हमारी क्लास में स्टार्ट में 6:30 to 7 जो है वो आप डिस्कस कर लें। हाँ चले ऐसे कर नहीं वो लेंगे। नमाज टाइमिंग होती है हाँ ये वैसे वो। मैम 6:30 पे नमाज का होता है, क्योंकि नमाज अब लेट होना शुरू हो गई है तो वो 6:35 to 6:40 तक चला जाता है टाइम, तो फिर इसलिए इशू हो जाता है। ऐसा ही है। और नेक्स्ट आपका जो है सेशन वो रमजान में आएगा मंडे से इंशाल्लाह। तो उसमें Yes, ma'am. मैं चाह रही हूँ कि रमजान से पहले अगर आप लोग ना ये हम ग्रुप पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, तो अगर कुछ ऐसा हो सका तो वो फिर हम उसके ऊपर डिसाइड करके कोई आप ऐसा हाफ एन आवर का कोई टाइम देख लीजिएगा जिसमें, क्योंकि मैंने आपको ब्रेक नहीं दी, 9:30 तक हमारी क्लास होती है, सो आई एम टेकिंग इट टिल 9। मैम रमजान में टाइमिंग चेंज नहीं हो रहा? होगा, डेफिनेटली होगा। वो जैसे ही आपको भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी मुझे भी आ जाएगी। ठीक है। ओके मैम। थैंक यू मैम। चलें जी, थैंक यू सो मच। सो वी आर एंडिंग द मीटिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ख्याल स्टे रखिए। सेफ मैम। थैंक यू सो यस मच। मैम, आप भी अपना ख्याल मैम आप रखिएगा। भी ख्याल रखिएगा आप भी अपना। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।